तैयार हो जाइए बाजार में आखिरी 1.5 घंटे के भरपूर एक्शन के लिए, क्योंकि एक्शन रहेगा भरपूर, तेजी है भरपूर और बाजार नए लेवल्स की तरफ ऊपर बढ़ता हुआ। तो क्या आखिरी 1.5 घंटे में आएगी मुनाफा वसूली या हम बढ़त को और बढ़ाएंगे? लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शानदार एक्शन हो रहा है बाजारों में, ग्लोबल मार्केट से भी सहारा मिल रहा है। तो अनिल जी से चर्चा करेंगे कि ऐसे बाजार में स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी चाहिए। तो अनिल जी, इस समय बताइए बाजार की बड़ी बातें क्या है सर? एक ही बड़ी बात है दीप, 10,400 के ऊपर है निफ्टी, ये सबसे बड़ी बात है। और मजबूती के साथ 22,000 की तरफ बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी, शानदार तेजी। कहाँ सुबह 7 बजे मूड माहौल खराब होता हुआ दिख रहा था। वो कौन से, वो नवरोन साहब जो आप नाम बता रहे थे ना, कौन से व्हाइट हाउस वाले भाई साहब जो थे, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ बोल दिया, उसके बाद डाउ फ्यूचर 300-400 पॉइंट नीचे आ गए। वहाँ से जो मूड बदला है, देखिए क्या मूड बनता हुआ दिख रहा है। शानदार तेजी बाजार में बनती हुई दिख रही है। 10,400 के पार निकलता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी 1% मजबूत है, 22,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ। सरकारी बैंक, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में है शानदार खरीदारी। और कल 30% की मजबूती दिखाने के बाद आज भी ग्लेनमार्क में ऊपरी स्तरों से कल गिरावट आई, आज फिर से गिरावट है। यूरोप के बाजार 1 से 2% मजबूत है और डाउ फ्यूचर्स 200 अंकों की तेजी के साथ डबल सेंचुरी मारते हुए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और यही जो एक ट्रेंड था, इसी पर सर आपसे बात करनी थी। ग्लोबल क्यूज तो सपोर्टिव हैं, बाजार भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। कल आपने कहा था कि शॉर्ट्स स्पेशली बैंक्स में अब खत्म होते दिख रहे हैं, तो फ्रेश जो है लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं सर, ये बताइए। शॉर्ट्स स्पेशली बैंक्स में अब खत्म होते दिख रहे हैं, तो फ्रेश जो है लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं सर, ये बताइए। ये क्या एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ मूड है या फिर मूड माहौल ही बदल गया, क्योंकि जो वो रेंज थी 9800 टू 10,200 वो ब्रेक करके हम होल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी सर क्या लग रहा है, ये जो 22,000 की अपवर्ड रेंज है, क्या ये भी अब ब्रेक करने के लिए तैयार है? एक पुराना गाना है दीप, उस गाने के कुछ बोल, मतलब जो पहली लाइन है ना, मैं वो बदल देता हूँ कि जिसे बंसल जी बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और समझ भी जाएंगे मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। वो गाना ये है कि तेजी करने वालों को तेजी का बहाना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब मूड माहौल तेजी का है ना, तो आपके पास तो बस बहाना चाहिए कि किस वजह से बढ़ना है। अब देखिए, ट्रेड डील को लेकर चिंताएं कल भी नहीं थी, सुबह हुई, सुबह चिंताएं दूर हो गई, तो उसमें भी हम खुश हो गए। तो वैसे देखा जाए तो ये तो न्यूट्रल है, कल चिंता नहीं थी, आज भी नहीं है और कल भी नहीं है, तो उसमें नया क्या है? नया, लेकिन भाई वही है कि हमें तेजी करनी है, तो बस तेजी का बहाना मिल गया कि ये प्रॉब्लम नहीं है और ट्रम्प साहब ने तुरंत ट्वीट कर दिया। दूसरा, आपका डाउ बढ़कर आ गया, तो डाउ बढ़कर आ गया तो बस और क्या चाहिए? तो दो चीज़ आपको एक हाथों हाथ मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हालांकि एफआईज की तरफ से आंकड़े उतने दमदार नहीं थे, तो उस हिसाब से थोड़ी सी स्पीड धीमी होती हुई दिख जरूर रही है बाजार की बढ़ने की, लेकिन वही है कि बंसल जी ठीक है ना, तेजी करने वालों को तेजी का बहाना चाहिए। नहीं अनिल जी, आपने थोड़ा सा शब्दों को हेर फेर करा है। असल में तो ये था कि पीने वालों को पीना का बहाना चाहिए। आपने उसको रिलेट करके बॉल मेरी तरफ फेंकी कि बंसल जी अच्छे से समझ पाएंगे। तो अनिल जी, मैं समझ भी गया और समझा भी दिया है व्यूअर्स को। एब्सोल्युटली। तो बस यही है कि मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, तेजी करके चलने में समझदारी है। कुछ देर में मैं डेटा और एनालिसिस करूंगा, लेकिन दीप एक चीज़ बता दूं, बहुत मजबूत डेटा है, मजबूत नहीं बहुत मजबूत डेटा है। और ईमानदारी की बात है, सुबह 7 बजे जब 400 अंक नीचे दिख रहा था डाउ, तो वहीं से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये डेटा इतने मजबूत है, अगर 400 पॉइंट डाउ नीचे है और उसके चलते 100-125 एसजेक्स नीचे खुल जाए तो लपक लेना है, झपट लेना है, मतलब छोड़ना ही नहीं है। वो वाली सिचुएशन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुरंत ही मिनटों में चीज़ें बदल गई और तेजी हो गई। लेकिन ठीक है, फिर भी बाजार ने, देखिए आप इस बाजार से कंप्लेन कर नहीं सकते हैं। आज भी लाल निशान में एक बार गया खुलने के बाद में। अब आप में हिम्मत है तो लीजिए, हिम्मत नहीं है तो देखिए। और उल्टी मतलब है ना, नेगेटिव हिम्मत है, और जो मतलब वो क्या कहते हैं जिसको गुस्ताखी करने की आदतें पड़ी है, तो फिर शॉर्ट कीजिए, उल्टा करिए कि भाई बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ये ठीक नहीं है। तो एकदम सिंपल पॉइंट इस वक्त यही है दीप कि बाजार में डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग डेटा आपको ये बता रहे हैं कि एक्सपायरी तक बाजार में बड़ा करेक्शन आना मुश्किल है। असंभव तो कुछ भी नहीं, कभी भी खराब खबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो 1 मिनट में हम सब कुछ भूल जाते हैं, डेटा वेटा ये वो। तो खबर क्या कब आ सकती है, अच्छी या बुरी, वो तो हमें पता नहीं। हमें जो पता है वो है डेटा। डेटा ये बता रहे हैं कि बड़े करेक्शन की जो उम्मीद रखकर बैठे हैं वो निराश होंगे, और जो डिप पर खरीदारी या 50-75 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाए वहाँ खरीदारी के मूड में बैठे हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है। तो बाय ऑन डिप्स खरीदारी करते रहें, यही ठीक रहेगा। जी दीप।
बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स खरीदारी करते रहिए और बाजार की तेजी का मजा उठाइए। नितिन मुर्रका साहब भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी थोड़ा डेटा डिस्कस करेंगे। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश गोरखसागर साहब हमारे साथ हैं, राकेश जी, कुणाल जी हैं, वागले जी हैं और सुमित जी भी हैं। और शुरुआत करते हैं सुमित जी के साथ, जिनके पास सैटेलाइट कॉल तैयार है। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी की बात से मैं एकदम सहमत हूँ। डेटा बहुत मजबूत है, मार्केट्स पे अच्छी खासी मजबूती पकड़ी हुई है और आज अगर 10,400 या 10,400 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो वो और भी पॉजिटिव संकेत होगा इंडेक्स के लिए। तो अभी जो कैश का स्टॉक मेरे रडार पे आया है सैटेलाइट स्टॉक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम बढ़ेगा। स्टॉक का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। 112.50 113 का अभी भाव है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक के अंदर 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। पिछले 5 से 7 दिनों से स्टॉक तेजी दिखा रहा है। 3 दिनों का हाई टूटा है, 200 डीएमए लेवल्स 113 के पास है एग्जैक्ट। इसके ऊपर जैसे ये सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर ऊपर में 120 रुपए का पहला टारगेट होगा और 128 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 120 से 128 के दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए स्टरलाइट टेक को 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए छोटा सा 108 रुपए के आसपास का, यानी 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस और 10 से 15 रुपए 10 से 18 रुपए का टारगेट होगा। 108 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, 120 रुपए से लेके 128 रुपए तक का अपसाइड मूव स्टरलाइट टेक के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो शानदार तेजी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज यहां पर नजर रखिए, दिन के हाई पर ट्रेड कर रहा है। एक कॉल और तैयार है वागले साहब की तरफ से, बिगुल बजाते हैं बीटीएसटी का। बताएं सर। दीपांशु, बाय करके चलना है मदरसन सुमी। इसमें एक ब्रेकआउट आया है 99 के ऊपर, जैसे ये चला है इसमें एक फ्रेश मूव की शुरुआत है। अभी भाव है 100 रुपए 20 पैसा 25 पैसा, यहाँ पर ही खरीद ले। स्टॉप लॉस 98 रुपीज 20 पैसे का होगा, एक 2 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है 106 से 108 तक ये स्टॉक आज के दिन में जा सकता है। 106 108 जा सकता है मदरसन सुमी। नजर रखिए इस स्टॉक पर, अब शानदार मूव्स आते हुए देख रहे हैं, बल्कि बाजार ही काफी गर्म हो रहे हैं इस समय। तो फिर लगभग हर स्टॉक में आप देखेंगे तो अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है, स्पेशली वो वाले सेक्टर्स जिन पर अच्छी मूव्स आई हैं। सुबह वागले साहब के साथ जस्ट डायल की बात हुई थी, वो अच्छा कर रहा है, पीरामल अच्छा कर रहा है, इन्फो एज बात कर रहा है। अब देखते हैं अगला कौन सा स्टॉक आपके फोकस में होना चाहिए। चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देखिए दीपांशु, अभी कुछ दिनों पहले हमने कोटक महिंद्रा बैंक दिया था, डीएलएफ दिया था, उनमें थोड़ा समय लगा चलने में। एक्चुअली दिक्कत क्या आती है, जैसे ही हम पिक देते हैं व्यूअर चाहता है कि अभी के अभी भागे, इस अभी के अभी भागने टारगेट अचीव के चक्कर में इस जद्दोजहद में काफी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो एक स्टॉक एफएनओ सेगमेंट से जो लगता है कि गोली की तरह भागेगा वो है डीएलएफ, जिसको अभी कुछ दिनों पहले भी हमने दिया था। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है 174, 174, 170 से 178 से पहले रुकना नहीं चाहिए और ये लक्ष्य इसी सीरीज में देखने को मिलने चाहिए। काफी ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, डीएलएफ में एक कंसोलिडेशन और बेस बिल्डिंग पूरा होता दिख रहा है। पहले भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 164 रुपए का 164 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 173 रुपए 50 पैसे 173 हाफ और दूसरा टारगेट 176 रुपए 176 का होगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलना है डीएलएफ को। और साथ ही अनिल जी, एक और आपसे गुजारिश है। बोलिए सर। अनिल जी देखिए, राकेश जी और मैंने एक बहुत रिसर्च करके एक स्टॉक निकाला है, तो हम अपना समय आरक्षित करवाना चाहते हैं अनिल जी। तो हमारे लिए एक समय आवंटित कर दीजिए अनिल जी। आज 2:30 बजे मैं और राकेश जी एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल और टेक्निकल का मिलन करके कॉल देने वाले हैं। तो टेक्नो फंडा एक पिक आने वाली है, तो उसके लिए समय सुरक्षित करवाना चाहते हैं मैं और राकेश जी। बिल्कुल। अरे सर, मतलब अब से लेकर 3:30 बजे तक का पूरा समय आपके लिए सुरक्षित ही है एकदम। जब आप चाहें, जैसे आप चाहें, ऑल योर्स। 2:30 बजे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं कुणाल जी और राकेश जी की टेक्नो फंडा पिक लूंगा, ये मैं अभी से पूरे देश के सामने संदेश दे रहा हूं। तो 2:30 बजे आप सब लोग बंसल जी की लैंग्वेज में चिपके रहे जी बिजनेस के साथ, ठीक है ना।
ओके, हाँ, तो बंसल जी की लैंग्वेज चिपके रहे जी बिजनेस के साथ। ओके, आइए इस बीच नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, 2 दिन बचे हैं, क्या ये एक्सपायरी तक की 10,600-700 हो जाएगा क्या? निखिल जी, ये ऐसा लग रहा है कि 10,400 के ऊपर तो एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि 10,400 में काफ़ी एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है और मुझे लग रहा है 10,500 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब 2 दिन एक्सपायरी के है तो ये पॉसिबिलिटी है कि 10,500 की तरफ जाना चाहिए। ट्रेंड ऊपर है, बट 10,600 की पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नहीं लग रही, बट ये लग रहा है कि 10,500 हम लोग जा सकते हैं 2 दिनों में। अगर कोई डिप मिले तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बैंक निफ्टी में काफ़ी बाइंग कल हुई थी, आज उसकी फॉलो ऑन मूव हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी करीब 22,500 की तरफ जाना चाहिए और निफ्टी करीब 10,500 की तरफ जाना चाहिए। तो ओवरऑल डेटा काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 दिनों में नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें 10,500 और 22,500 की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये है राय आपके लिए 10,500 तक की जाने की तैयारी में, और इस जाने की तैयारी में सबसे ज़्यादा आपका साथ देते हैं भसीन साहब। थोड़ी देर में भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और उनसे हम उनकी बेहतरीन पिक्स भी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या अपडेट है और क्या पिक्स है। बस थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं सर अपना अपडेट, जो भी स्टॉक्स जहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हो वो बताइए जी। तो वो अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट सब आपको दिए हुए थे, उनके लॉन्गर टर्म टारगेट हिट हो गए। टाटा पावर 34, 37, 40, 41 का आपको दिया था, 45 का फर्स्ट टारगेट था, वो हिट हो गया। आपका SBI लाइफ 740 पे सबको कहा था सब्सक्राइब करिए, 825, 800 का टारगेट, 807 रुपये आज बिक हो गया। ICICI प्रू, कल आपको टाटा स्टील दिया था BTST, वो हो गया 335। JSW 3 रुपये हो गया, वो हो गया। और हैवल्स 590 मार गया सर। अब आपको सुबह जो दिए थे उसमें से टाटा मोटर अभी शॉर्ट है, 106.50 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। और गोदरेज कंज्यूमर जो 657 में दिया था, 672 हिट हो गया, 680 का टारगेट है। दूसरा था डाबर, अगेन 448 पे दिया था, वो 465 का टारगेट है, वो अभी कायम है सर। वो अभी न्यू हाई मारा है 458 का। अब आप कहें तो 2 कॉल है सर, वो मैं दूं। बहुत बढ़िया जी सर। और दोनों बाय हैं? दोनों बाय हैं सर। बताएं सर। अनिल जी, मंदी वाले कहाँ गए? मंदी में कोई नहीं है सर, सब तेजी में है। अच्छा, मुबारक हो सर। तो खैर अब आपको बताएं जी सर, जी पहला बाय है आपका अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड 54 रुपए 54.5 का भाव है, 51 का स्टॉप लॉस, 65 का टारगेट। अशोक लीलैंड इज द 3rd लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। और जो आपका कमर्शियल व्हीकल में स्पर्ट है वो अक्रॉस द बोर्ड आएगा। अशोक लीलैंड विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन द नेक्स्ट 6 मंथ। स्टॉक ट्रेड एट द लोएस्ट वैल्यूएशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल, तो 65 रुपए का टारगेट। दूसरा होगा सर DLF, अगेन बेस्ट प्रॉफिट फॉर DLF रियल एस्टेट, 167 का भाव है, 166, 167। इसमें 161.25 का स्टॉप लॉस है, 185 का टारगेट। ये मैंने पहले भी दिया था अनिल जी, आपको याद है, 141, 151 पे 175 का टारगेट। अब मैं टारगेट 185 कर रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी दिया है। और इसका एक बार स्टॉप लॉस सर फिर से बता दें मुझे DLF का। 60 रुपए 50 पैसे सर। 161.50, सॉरी। हाँ जी अनिल जी। ओके सर, थैंक। तो दोनों बाय कॉल हैं, राइट सर? ओके यस सर, दोनों तो मैं बाय हैं। 3 बजे आपसे फिर मुलाकात करूंगा। 3 बजे फिर मुलाकात करूंगा BTST कॉल्स के लिए। फिलहाल अशोक लेलैंड और साथ ही DLF 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर खरीदारी करने की राय है इस वक्त भसीन साहब की तरफ से। ओके, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ जो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल आपके लिए लेकर आ रही है। चलते हैं स्वाति के पास। स्वाति, बताइए क्या है खबर और किस कंपनी से जुड़ी हुई? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये एक्सक्लूसिव खबर है फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई। और फार्मा सेक्टर ऐसे भी फ्लेवर है इस वक्त इस सीजन में, बट जो खबर मैं लेकर आ रही हूँ वो है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी से जुड़ी हुई। और अब वो कंपनी अपना फार्मा बिजनेस पूरा अनलॉक करने की तैयारी में है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि कंपनी ने ये कुछ बिड्स मंगाई थी, पिछले 1 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था और अब वो फाइनल स्टेजेस में है, जहां वो अपना फार्मा बिजनेस बेच के कुछ पैसे 3,500 to 4,000 करोड़ रुपीस
तक वो के स्टेक सेल करेंगे, जिसमें 15 से 20% स्टेक उनके फार्मा बिजनेस में वो बेचना चाह रहे हैं। चूंकि पीईएल जो कि पिरामल एंटरप्राइजेस 3-4 बिजनेसेस देखती है, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज का हो, हेल्थ केयर का हो, फार्मा का हो, तो यहाँ फार्मा बिजनेस में अकेले कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ बातचीत चल रही है और सूत्र मुझे बता रहे हैं कि कार्लाइल यहाँ पर फ्रंट रनर है और भी कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने बाइंडिंग ऑफर्स दिए हैं, बिड्स आ चुकी हैं, जैसा मैंने बताया केकेआर, टीए एसोसिएट्स, ये इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, बट कार्लाइल यहाँ पर बहुत अग्रेसिव है और फ्रंट रनर आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बिड्स आ गई हैं। अब नेगोशिएशंस चल रहे हैं ऑन द शेयर परचेज एग्रीमेंट जो फाइनल बनेगा। 20% तक की यहाँ स्टेक सेल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा पिरामल के लिए। 3500 से 4500 करोड़ रुपए तक वो यहाँ जुटाने की योजना कर रहे हैं और काफी अच्छा वैल्यूएशन पिरामल के हेल्थ केयर बिजनेस को यहाँ या फार्मा बिजनेस को दिया जा रहा है। अगर हम अनुमान लगाएं तो टोटल पीईएल के बिजनेस में करीब करीब फार्मा बिजनेस को ही करीब 20,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन यहाँ मिल रहा है क्योंकि ये अभी एक ही कंपनी से जुड़ी हुई हैं, तो ये वैल्यूएशन निकालना जरूरी है। रॉथशिल्ड को इन्होंने ये काम दिया था जिसमें स्टेक सेल वो कंडक्ट करा रहे थे और अनाउंसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त देख रहे हैं सब की कब आने वाली है, तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बहुत जल्दी इसी हफ्ते आप सुनेंगे पिरामल की तरफ से अनाउंसमेंट आते और ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि जो फंड्स आएंगे उससे पिरामल एंटरप्राइजेस की जो बैलेंस शीट है वो डीलेवरेज कर पाएंगे। काफी स्ट्रेस में था, हमने पिछले कई महीनों में देखा। ये उनकी इंटेंट है कंपनी को थोड़ा सा डीलेवरेज करने के और बाद में जो फार्मा बिजनेस है उनको वो लिस्ट करने की प्लानिंग है जिससे फाइनेंशियल इन्वेस्टर को एक एग्जिट प्लान भी यहाँ मिल जाए। आप देखिए ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ऑब्वियसली एंटर करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं है, तो उनको ये एक श्योरिटी चाहिए होती है कि वो एग्जिट कैसे करेंगे, तो इसको लिस्ट किया जाएगा बाद में और इससे वो एग्जिट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए जो कि एनीवे न्यूज में है। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, एक फैसिलिटी यूएस में खरीदी है, तो यहाँ पर एक्शन होते हुए दिखेगा। अनिल जी जी तो ये बड़ी खबर है पिरामल एंटरप्राइजेस को लेकर जहां पर अपने फार्मा बिजनेस में एक स्टेक सेल की तैयारी चल रही है। तो कई सारे जो पी फंड से बात चल रही थी स्वाति, क्या ये समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशंस किस तरह के हो सकते हैं और डील का ऐलान, क्योंकि ये डील की बात काफी समय से चल रही थी, तो क्या बहुत जल्दी फाइनल स्टेज पर आ रही है डील? बिल्कुल, तो ये अच्छा सवाल है क्योंकि मेन यहाँ पर वैल्यूएशन की बात है और कब ये अनाउंस होगी। तो जैसा मैंने कहा 3,500 से 4,500 करोड़ रुपए का हम 15 से 20% स्टेक जो कि पिरामल एंटरप्राइज अपने फार्मा बिजनेस में किसी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को देगी। तो ये तो रही वैल्यूएशन की बात और अनाउंसमेंट्स जो आने की बात है, हो सकता है आप कल ही देख लें अनाउंसमेंट शाम तक, बट अगर नहीं तो ये हफ्ते में अनाउंसमेंट आने की पूरी तैयारी में है क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि नेगोशिएशंस एकदम लास्ट स्टेज में, शेयर परचेज एग्रीमेंट रेडी हो गया है, तो ये अब पिरामल के ऊपर है वो कब इसको अनाउंस करेंगे, बट बहुत जल्दी आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। और आप देखिए पिरामल एंटरप्राइज ऐसे भी काफी न्यूज में है, जैसा मैंने बताया एक सैटरडे को उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद आज भी उनकी एक बोर्ड बैठक है, तो इंटरेस्टिंग है, देखना होगा कि किस तरह से इसमें एक्शन होता है, बट मेरे सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट्स आ जाएगी। तो जो बेसिकली जो आज बोर्ड बैठक है, हो सकता है उस बोर्ड बैठक में इस स्टेक सेल पर एक फैसला लिया जाए और उसके बाद कंपनी ऐलान करे, तो ये इस बात की काफ़ी संभावना बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे ये सोर्स बेस्ड खबर है, संभावना है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही हो, तो वो सावधानी आप हमेशा रखें। लेकिन स्टॉक का पिछले 4-5 दिनों का प्राइस एक्शन और अगर वॉल्यूम एक्शन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टॉक इसी वजह से बड़ी तेज़ी से भागता हुआ नजर आ रहा है कि डील फाइनल स्टेज पर पहुंचती हुई दिख रही है। और आज ही बोर्ड बैठक, हालांकि बोर्ड बैठक का जो एजेंडा है उसमें डिबेंचर्स के जरिए पैसा जुटाने पर एजेंडा में वो विचार होना है, लेकिन हो सकता है अगर इस बात पर भी कोई किसी तरह की कोई बात निकले और अगर इस पर कुछ मुहर लगे इन्वेस्टर लाने पर, तो फिर कल के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन देखना होगा ये खबर कल आती या कुछ और वक्त लगता है, वक्त लग भी सकता है। डील्स वाली खबरें कभी भी कहीं भी अटक भी सकती है। हमेशा ये होता है कि वो कहते हैं देयर इज स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, तो कई बार फाइनल स्टेज पे वैल्यूएशन, साइज, बहुत सारी चीज़ों पर डील होती है, नहीं भी होती है। लेकिन ध्यान रखें इसी खबर के दम पर स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखी है जो आपके सामने। पिरामल मेरे ख्याल से आज रिकमेंडेशन लिस्ट में हमारे सुबह से ही सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे आया भी। सबसे पहले सुबह
किरण जी ने रिकमेंड किया, कुणाल जी, राकेश जी दोनों ने रिकमेंड किया 1325 के टारगेट के लिए। राकेश जी, कुणाल जी ने रिकमेंड किया हुआ और किरण जी ने सुबह रिकमेंड किया था, उन्होंने भी तेजी करने की राय दी थी। 1290 का उनका टारगेट तो हासिल भी हुआ। कुणाल जी, क्या करना चाहिए पिरामल एंटरप्राइजेस? अनिल जी देखिए अभी भी होल्ड करना चाहिए। हालांकि देखिए अनिल जी हमारा जो दूसरा टारगेट था 1325 उसके बहुत करीब तक स्टॉक आया। 1320 का ऑलमोस्ट 1319 का इंट्राडे हाई है, तो बिल्कुल 19 तरह से थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट बिल्कुल कायम है अपनी जगह पर। और बिल्कुल जिन्होंने खरीदा है बिल्कुल होल्ड करके चले। अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस 1245 रुपए के आसपास रखे, होल्ड करने की राय है। वापस से आपको ये स्टॉक 1350 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा और फिर बाद में 1400 के लेवल्स पे आएंगे, तो यहां बिल्कुल होल्ड करें। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 1345 1340 का 1245 1240 का स्टॉप लॉस रख लें। बिल्कुल नजर रखें पीरामल एंटरप्राइजेस पर, और जिस तरह का कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आ सकता है इस कंपनी में, तो उसके चलते चलते स्टॉक भी काफी गर्म रहेगा। चलिए, ये तो एक स्टॉक है फोकस पर, खबरों के दम पर। कुछ और स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर फोकस पर हैं, और उससे पहले कुछ ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नजर है। तो मानसी और देवांशी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए ये दोनों चीजें। पहले मानसी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नजर है। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कई सारे ट्रिगर्स है जिस पर फोकस रहेगा। एक तो MSCI 2020 के लिए मार्केट क्लासिफिकेशन रिव्यू की घोषणा आज होने जा रही है। आज देर शाम ये रिव्यू हमारे सामने होगा और 25 जून से बदलाव जो है वो लागू होते हुए दिखेंगे। निफ्टी स्पेस में एशियन पेंट्स के नंबर्स आने हैं। बाजार के दौरान ये नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन बाजार बंद होने के बाद 3 कंपनियां वायदा बाजार से पेज इंडस्ट्री, बैंक ऑफ बड़ौदा और बर्जर पेंट्स के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। कल यानी कि 24 जून वेदांता डीलिस्टिंग प्रक्रिया पर ई वोटिंग की आखिरी तारीख होगी और साथ ही भारतीय इन्फ्राटेल मर्जर के पर बैठक होने की भी संभावना है। खबरें ये थी कि मर्जर पर बैठक 24 जून या इससे पहले जरूर हो सकती है, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस पर एक बैठक हो। IMF 2020 के लिए नए ग्रोथ अनुमान की घोषणा भी कल होने जा रही है और नतीजों के लिहाज से गेल और IOC दोनों ही कंपनी निफ्टी स्पेस में कल अपने नतीजे पेश करेंगी। वहीं वायदा बाजार में यूनाइटेड ब्रूवरीज, PFC, कैनरा बैंक के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। अंत में गुरुवार जून सीरीज की एक्सपायरी का दिन होगा। इस दिन अदानी पावर का वायदा बाजार में आखिरी दिन होगा। निफ्टी इंडाइसेस में भी कई सारे बदलाव होते हुए देखेंगे हम। निफ्टी IT मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग का ये आखिरी दिन होगा। इस दिन इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी है। US GDP और GDP प्राइस इंडेक्स के डेटा आते हुए हम देखेंगे और साथ ही कमोडिटी बाजार से जुड़ी खबर NCDX पर एग्री कमोडिटी का ट्रेडिंग टाइम जो है पहले की ही तरह हो जाएगा। NCDX पर एग्री कमोडिटी का ट्रेडिंग सामान्य किया जाएगा। कोरोना के चलते और लॉकडाउन की वजह से टाइमिंग में जो चेंजेस किए गए थे उसे सामान्य कर दिया जाएगा। इस दिन हांगकांग और चीन के बाजार बंद रहेंगे और साथ ही नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में कॉनकॉर, अशोक लेलैंड और अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे और कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां हैं जो गुरुवार को अपने नंबर्स पेश करेंगी। बिल्कुल, तो कई सारे ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं और कुछ अहम नतीजे भी आने वाले हैं, इंक्लूडिंग अशोक लेलैंड, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बहुत बड़ी बुलिश कॉल आई कमसीन साहब की तरफ से, जो हमारे रेडार पर रहेंगे। पर कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर मूवमेंट दे रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून देवांशी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजे जो आए थे उसमें जेएम ब्रूवरीज इस तिमाही में नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 27% तक कम होता हुआ दिखा है, 24 करोड़ से घटकर 18 करोड़ पर, और साथ ही जो मार्जिन हैं वो भी इस बार 24% से घटकर करीब 17.5% पे आते हुए दिखे। आय में 7% तक की गिरावट देखने मिली है। डीबी कॉर्प यहाँ पर भी नतीजे कमजोर साइड ही आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है 56% तक घटता हुआ दिखा है, 54 करोड़ से घटकर 24 करोड़ पे आया है। साथ ही जो आय है उसमें भी 17% तक की गिरावट देखने मिली है। तिमाही में कमजोर तिमाही थी और साथ ही जो मार्जिन है वो भी 18% से घटकर करीब 13.5% के करीब आते हुए दिखे। टैक्स खर्च इस बार घटा है, इसके बावजूद मुनाफे में इस बार गिरावट देखने मिली है। हेक्सावेयर आज बोर्ड की बैठक थी इंटरिम डिविडेंड पर और बोर्ड ने 3 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके चलते आज फोकस है। और L&T आज देखिए ये स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने मिल रही है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा है। 2,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। और साथ ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज फोकस में है, क्योंकि खबरों के चलते जो खबरें आती हुई दिख रही है उनके मुताबिक मई महीने में
जो बिक्री है फर्टिलाइजर्स की वो 98% तक बढ़ती हुई दिखी है। इसके चलते आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर एक्शन दिख सकता है। और साथ ही बड़े सौदों में आज टीसीएस पर आप नजर करें, टीसीएस में आज बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। करीब 7 लाख शेयरों के 2030 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जे&के बैंक यहाँ पे 12 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे 17.25 रुपए प्रति शेयर के करीब। और हेक्सावेल में 10 लाख शेयरों के सौदे हुए 316 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और महिंद्रा सीआई में भी आप नजर कीजिए 44 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे 120 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी। तो ये सारे स्टॉक्स में आज बिल्कुल, तो कई सारे नतीजे हैं और कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं जो फोकस में आई हैं। इंडियन बैंक इसको पुल अप करिए, इसकी चार्ट को घाटा बढ़ा है यहाँ पर 190 करोड़ से घाटा बढ़कर अब आया है 220 करोड़ का। ये है इंडियन बैंक की बात। हम वैसे भी ज्यादा मजबूत नतीजे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, पर हाँ जो मूड माहौल है वो जरूर बदलते हुए दिखा है। और एक बात यहां पर आपको रखनी पड़ेगी, जहां तक इंडियन बैंक का सवाल है, इनके एनपीएस में आप इंप्रूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। तो घाटा तो बल्कि बढ़ा है इनका 30 करोड़ रुपए से, पर ग्रॉस एनपीएस में इंप्रूवमेंट आया है 7.2% के मुकाबले अब ग्रॉस एनपीएस आए हैं 6.87%। नेट एनपीएस में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है 3.5% के मुकाबले अब एनपीएस आए हैं नेट एनपीएस इनके 3.13%। तो तिमाही दर तिमाही एनपीएस में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं। एब्सोल्यूट बेसिस पर हमने देखा है कि ग्रॉस एनपीएस में थोड़ी सी बढ़त जरूर है, पर एब्सोल्यूट बेसिस पर नेट एनपीएस में भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो ये है आपके लिए इंडियन बैंक के नंबर्स जो इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं। सुबह काफी शानदार तेजी स्टॉक में दिख रही थी, 10% ऊपर था, वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई है। बट कुणाल जी एक बार चार्ट देखकर बताइए, जिस तरह से पीएसयू बैंक्स का मूवमेंट चल रहा है और आज सुबह इंडियन बैंक भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, किस तरह से देखें इस चार्ट को? देखिए एक बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है। परसेंटेज टर्म्स में देखें दीपांशु तो निचले स्तरों से एक बहुत दमदार रैली, ऑलमोस्ट 40% की तेजी हम स्टॉक में देख चुके हैं। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक टिक नहीं पाया, वॉल्यूम भी बहुत ही भीषण हुए हैं। तो आमतौर पर दीपांशु ये टॉपिंग आउट का संकेत होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा और उसमें बहुत मुमकिन है कि आपको एक बार के लिए 62 रुपए के स्तर दोबारा देखने को मिले। तो यहां से 4 से 5 रुपए की गिरावट की पूरी संभावना चार्ट पर दिखाई देती है और शायद 7-8 रुपए की गिरावट भी देखने को मिले। तो मेरी राय में एक बार के लिए जिनके पास पोजीशन है निकल जाने में बेहतरी है। निचले स्तरों पर इसी को या किसी अन्य स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो नजर रखेंगे। बट नतीजे अच्छे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देखें तो ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ और प्रोविजंस में आपने गिरावट आती हुई देखी है 1700 करोड़ के मुकाबले तिमाही दर तिमाही में आपको बता रहा हूं प्रोविजंस 1430 करोड़ आए हैं। और अगर आप सालाना तौर पर प्रोविजंस देखें तो एकदम फ्लैट थे। एक साल पहले भी प्रोविजंस इस समय 1429 करोड़ थे और इस समय और इस तिमाही में 1430 करोड़ के आए हैं। तो प्रोविजंस में वाई ऑन वाई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम फ्लैट है। और तिमाही दर तिमाही बेसिस पे देखेंगे तो प्रोविजंस में गिरावट आती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए इंडियन बैंक के नंबर्स। नेट एनपीएस लेवल्स में इंप्रूवमेंट जरूर आपने आते हुए देखा है। बट सुमित जी हमारा इंतजार करें। सुमित जी माफी चाहूंगा, थोड़ी देर लग गई, नतीजे आ गए थे। बीटीएसटी कॉल है, चलिए चलते हैं सुमित जी के पास। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, बीटीएसटी कॉल है बाय साइड का और बैंकिंग स्टॉक है। कल अगर आपको याद हो तो कल हमने आरबीएल बैंक दिया था, बंधन बैंक दिया था, दोनों स्टॉक वन वे कल फटे थे और आज भी हाई के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। और अब बैंक निफ्टी 22,000 के लेवल्स के पास आ चुका है, इनफैक्ट ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है 22,000 के ऊपर अगर आज बैंक निफ्टी सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट होगा और ये चैनल ब्रेकआउट के ऊपर में बड़े टारगेट्स आएंगे। तो यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स रडार पे रखे, प्राइवेट पीएसयू दोनों। अभी मेरे रडार पे जो आया है वो है प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक, 516 का भाव चल रहा है अभी स्पॉट के हिसाब से। इंडसइंड बैंक में जिस तरह का ये कैंडल फॉर्म हो रहा है 3 से 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि इंडसइंड बैंक यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव के लिए तैयार हो रहा है। इंडसइंड बैंक में मेरे को ऐसा लगता है ऊपर में 535 का होगा पहला टारगेट, 550 का होगा दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इंडसइंड बैंक को यहाँ पे सीएमपी पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करें। और ये जिस तरह का वॉल्यूम के साथ ये कैंडल फॉर्म हो रहा है और जिस तरह का पैटर्न बैंक निफ्टी में बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। आज की क्लोजिंग देखनी होगी। इंडसइंड बैंक के अंदर यहाँ पे नीचे में जो सपोर्ट है 505 रुपए के आसपास है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक कोई घबराने वाला बात नहीं है। तो इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और इस हफ्ते के लिए ये स्टॉक को रडार पे रखें। जैसे ये आज के हाई के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट होगा, 535 रुपए से लेके 550 रुपए तक के तो इमीडिएट टारगेट है जो कि
हमको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है उसके ऊपर के टारगेट्स भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक मूव दे रहे हैं, ये 10-10, 20-20% का मूव बहुत जल्दी और बहुत फास्ट देंगे। तो इंडसइंड बैंक को रडार पे रखें और यहाँ पे बाय करें। ओके, तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय है इस वक्त सुमित जी की तरफ से। अगला बिगुल है नितिन जी की तरफ लिए, नितिन जी की तरफ से भी आ रहा है एक BTST कॉल। बताएं नितिन जी। निखिल जी, मैं एक स्टॉक दे रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, नेक्स्ट 3 दिन रखना है। यह है हिंदुस्तान लीवर HUL, जिसका फ्यूचर अभी 2168 रुपए के आसपास है और मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 दिनों में यानी फ्राइडे तक ये 2220 तक जाना चाहिए और स्टॉप लॉस 2140 का हम लगाएंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मैं इसका लास्ट एक्सपायरी में कंपेयर करूं, लास्ट एक्सपायरी अपनी 28 तारीख को हुई थी मई में और 26 तारीख को इसमें पोजीशन बिल्डअप हुई थी, तो 26, 27, 28 और 29 यानी फ्राइडे तक स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी थी कम से कम 50-60 रुपए की। उसी तरीके का डेटा फॉर्मेशन आज मुझे दिख रहा है ट्यूसडे को, जो मई में हुआ था, 26 तारीख को ट्यूसडे था और उसी हिसाब से फॉर्मेशंस भी बन रही है। तो ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे तक इसमें कम से कम 50-60 रुपए की एक अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। तो हम इसको एक कॉल होगी HUL जिसको खरीदना चाहिए, 2220 का टारगेट होगा, 2140 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए HUL में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। कुणाल जी, राकेश जी, आप तैयार हैं या 2:30 बजे? नहीं तो फिर मेरा भी 2:30 बजे का ही टाइम होता है अपनी स्ट्रेटेजी देने का, और एक्सपायरी के पहले मैं भी लेट करना नहीं चाहता। बताइए। बिल्कुल रेडी अनिल जी। अनिल जी पहले आप कॉल दे। बिल्कुल रेडी अनिल जी। अनिल जी पहले आप कॉल दे ले आराम से, उसके बाद हाँ नहीं, मैं बहुत आराम से दूंगा। फिर मेरे 5-7 मिनट लगेंगे, 4-5 मिनट। मेरा राज के नाम संदेश थोड़ा लंबा होता है मेरा। तो अनिल जी नहीं अनिल जी, हम पहले हमें ही ले लीजिए फिर। हाँ, मैं देखो आपके लिए कितना बड़ा बलिदान मैं कर रहा हूँ, त्याग और बलिदान देखिए। चलिए, अच्छा बिगुल कौन सा पिक ऑफ द डे का बजा दें आपके लिए? जी अनिल जी, पिक ऑफ द डे का। बिल्कुल, तो बंसल जी और कुणाल जी के लिए पिक ऑफ द डे का बिगुल। और वैसे आपको बता दूं, ढूंढने से भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं है अब इतना बलिदान करने वाले। तो आइए एक बेहतरीन पिक, और जब पिक बहुत अच्छी आ रही हो तो फिर ऐसा बलिदान करना जायज बनता है। तो आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल। तो कुणाल जी, राकेश जी, त्याग और बलिदान की बात कर करके मैंने आप पर जो दबाव बनाया है बहुत ही बेहतरीन पिक देने का, वो आप समझ तो गए होंगे। बताइए सर। अनिल जी, हमारी टेक्नो फंडा पिक है। फंडामेंटल्स मैं बताऊंगा, टेक्निकल कुणाल जी बताएंगे, और स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम। अनिल जी, एंटायर रिफाइनरी स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिली है। अब नंबर है चेन्नई पेट्रो का। अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। फंडामेंटली देखें तो अनिल जी, इसके अंदर 2 ट्रिगर हैं। मार्केट कैप मात्र 1000 करोड़ की है, 11.5 मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी है, और कॉस्ट ऑफ सेटिंग 1 मिलियन टन की कैपेसिटी की रिफाइनरी बनाने के लिए 3 से 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं। और यहाँ 11.5 मिलियन टन की कैपेसिटी रिफाइनरी की है, उसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ की है। और री रेटिंग इसलिए होगी अनिल जी, HPCL, BPCL, IOC, इंजीनियर्स इंडिया, इन सब ने हाथ मिलाए हैं। 2 लाख करोड़ ये सब कंपनी चारों मिलके स्पेंड कर रही है 60 मिलियन टन की एक कैपेसिटी की रिफाइनरी बनाने के लिए वेस्ट कोस्ट के ऊपर। तो ये एक ट्रिगर है, ये काफी बड़ी री रेटिंग कराएगा चेन्नई पेट्रो में। और दूसरा बड़ा ट्रिगर है जो करंट क्वार्टर चल रहा है, इसमें मिनिमम एटलीस्ट 1000 करोड़ का इन्वेंट्री गेन ये चेन्नई पेट्रो दिखाएगी जब इस जून तिमाही के नतीजे आएंगे। तो फंडामेंटली ये 2 बड़े ट्रिगर्स हैं फॉर टेक्निकल्स। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, फंडामेंटल राकेश जी ने बताया। टेक्निकल में अनिल जी देखिए, एक बहुत ही नायाब पैटर्न चार्ट पर बना हुआ है। ये पैटर्न पहले कभी किसी भी एनालिस्ट ने आपके चैनल पर कभी जिक्र नहीं किया। पैटर्न का नाम एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न है। अनिल जी, ये एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट हो जाने के बाद इसमें 100 रुपए तक के टारगेट बनते हैं। जिस तरह का स्ट्रक्चर है
अब देखिए अनिल जी, स्टॉक में भी हमारे कहने के बाद तेजी आई है, तो यहां पर भी सभी से हमारी हिदायत, जैसे आप कहते रहते हैं मालामाल वीकली के शेयर्स के लिए भी, कि कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, आपको कोई ताबड़तोड़ नहीं खरीदना है, अपने समय से और भाव से खरीदे। यहां पर अनिल जी हमारा जो पहला टारगेट है वो 95 रुपए का, 95 रुपीज का, और दूसरा टारगेट 101 रुपए का, 101 शुभ रकम जो 101 है वहां तक का टारगेट चेन्नई पेट्रो में बनता हुआ दिख रहा है, और यहां पर 66 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर चेन्नई पेट्रो में खरीदारी की राय। ओके, तो चेन्नई पेट्रो में खरीदारी करने की राय, टेक्नो फंडा पिक और 13% की बड़ी मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो शानदार खरीदारी यहां पर होती हुई दिख रही है। कुणाल जी और राकेश जी की पिक के तौर पर ये है। स्टॉक का 75-76 रुपये से बताना शुरू किया और वहां से बहुत तेजी से भागा, स्टॉक रुका नहीं, एकदम से जोर लगाकर दौड़ लगाता हुआ नजर आया। दीप, अब मेरा नंबर आ गया, इससे पहले कि कोई और रिक्वेस्ट करे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि कृपया करके आप मेरा नंबर ले लें, तो हम बिगुल बजा दें, तो हम भी शुरू कर दें 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी। बिल्कुल अनिल जी, इंतजार स्ट्रैटेजी का बजाते हैं बिगुल स्ट्रैटेजी का। मजबूत संकेत आ रहे हैं अनिल जी ग्लोबल बाजारों से। तो डाउ 150 अंक ऊपर है, दिन की ऊंचाई से ज्यादा दूर नहीं है इस समय डाउ फ्यूचर्स। वहीं अगर आप नैस्डैक फ्यूचर्स देखें तो वहां पर भी आधे % की तेजी आ रही है, तो मजबूत ट्रेड वहां पर भी दिख रहा है। यूरोप के बाजार एक बार फिर से मजबूती से खुले हैं, 1 से 1.5% के गेन्स आपको यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं। ज्यादातर एशिया, बल्कि सारे एशिया के बाजार भी आज मजबूती के साथ ही बंद हुए हैं। हैंगसेंग तो 1.5% ऊपर था सर, तो काफी अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। तो ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे संकेत हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दीप, पहले क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी, आप जैसा बोले। सर पहले निफ्टी बता दीजिए, अब तो डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, सीरीज के हाई पे थोड़ी ट्रेड कर रहा है। सीरीज का हाई तो अभी भी बनना बाकी है, 2 दिन बाकी है भाई सीरीज में। देखिए, 2 ही चीजें बताऊंगा दीप, इससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पहली, 10,400 तक, 10,350 तक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में खड़े हैं 70 लाख शेयर, और 10,400 के कॉल ऑप्शन में 25 से 30 लाख शेयर हैं। तो करीबन 95 लाख 1 करोड़ शेयर अभी इस वक्त ऐसे हैं, जो नितिन जी भी इस बात से सहमत होंगे, जो शॉर्ट हैं अभी भी निफ्टी में। कितने शॉर्ट हैं? 95 लाख से 1 करोड़ शेयर शॉर्ट है, और इनका काम तमाम होना है परसों तक। और यही वजह कि मैं आपको 2 बजे बोल रहा था कि परसों तक आप मंदी ज़्यादा सोचे में, कोई खबर वाली बात हमें नहीं पता। देखिए, खबर तो अचानक से कोई आ जाए कर जाए, वो तो किसी को नहीं मालूम है, जिसको मालूम है तो वो जाने। बाकी डेटा के हिसाब से तो मंदी है नहीं। और ये 1 करोड़ शेयर जो अब शॉर्ट में खड़े हैं कॉल्स राइटिंग, ये भाई साहब सब आपको ऊपर खींच के ले जाएंगे। 10,500 पहला रुकावट का लेवल है छोटा, जहां 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो अब आपके लिए बचे हुए समय के लिए 10,300 बेहद याद है आपको, सुबह भी हम कह रहे थे 10,300 आए तो खरीदना चाहिए, और एग्जैक्टली 10,301 का लो बनाया है। तो 10,500 पे एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां हल्का रुकेंगे, और अगर 10,500 पार कर लिया तो फिर 100-150 पॉइंट की तेजी और बनेगी। तो फिलहाल मैं 10,300 10,500 की रेंज मानकर चल रहा हूं, और यहां से भी आपको और तेजी है। 10,475 10,500 के टारगेट के लिए निफ्टी को होल्ड करना चाहिए। जी दीप, तो ये निफ्टी पर बात होगी आपकी। तो निफ्टी पर मैं बुलिश हूं, पॉजिटिव हूं, शॉर्ट्स बहुत है, ये बाजार को खींच कर ले जाएंगे। बिल्कुल, तो निफ्टी पर बुलिश व्यू है, 10,500 तक जा सकता है, वहां पर शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट 10,350 पर आपको मजबूत सपोर्ट दिखेगा। बैंक निफ्टी पर सर 22,000 के ऊपर है इस समय। क्या चाहते हैं आप मुझसे बताइए? जो आप चाहते हैं उसके लिए आप चाहें तो बिगुल बजा दीजिए। बिगुल बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था कि अब तो आपके 22,000 के लेवल के ऊपर है, तो स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2,000 का। अनिल जी 5,000 पॉइंट की रैली तो डेटा में बाद में बताऊंगा, अब बताइए जी। डेटा में बाद में बताऊंगा, आपको भी बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इससे पहले भाग जाए। 22,030, 35, 40, 22,050 ये लेवल है बैंक निफ्टी का, स्पॉट लेवल में बता रहा हूं। यहीं पर तुरंत प्रभाव से खरीद लीजिए बैंक निफ्टी को, तुरंत प्रभाव से। इंतजार नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत कम ऐसा होता हूं जब बोलते रहता हूं कि इंतजार नहीं करना है, तुरंत प्रभाव से बैंक निफ्टी खरीद लेना है अभी का अभी। ओके, पॉइंट नंबर 1। क्यों खरीदना है अब वो मैं कारण बता दूं आपको। अच्छा, और गलती से अगर नीचे आए तो 20,000 माफ कीजिएगा, सॉरी 21,900 तक और लेना है
अगर 21,900 तक मिले तो, वैसे मिलेगा नहीं, कोई चांस नहीं है, 21,900 तक नीचे आए तो और लेना है और यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी बैंक निफ्टी पर, पहली बात। दूसरी बात, टारगेट रखना है आपको 22,150, 22,200, पहला टारगेट छोटा वाला है, ये टारगेट नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें डे ट्रेड या 2,000 के लिए करना है, उनके लिए वहाँ काम हो जाएगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए 22,400, मैं एग्जैक्ट लेवल दे देता हूँ, 22,300 और 22,450 ये स्पॉट लेवल दे रहा हूँ, जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है। तो 22,150, 22,200 डे ट्रेडर के लिए, या तो वहाँ पर आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आएँ, ऊपर 22,300, 22,450 दो टारगेट और रखिए। अब आपको मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी में और खरीदना है 21,900 से लेकर 22,050 के बीच में, ये आपकी खरीदारी की रेंज है। क्यों करना है मैं बता देता हूं। मैं कब से है ना सुबह से ये इंतजार कर रहा हूं कि ये 22,000 के पार निकल कर टिके, ठीक है, 22,000 के पार जाता है, रुक जाता है, जाता है, रुक जाता है, जाता है, रुक जाता है। अब ये 22,000 के पार निर्णायक तौर पर निकल गया है। निकलने का फायदा क्या, 22,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट में है 8 लाख शेयर बैंक निफ्टी के। ये 8 लाख शेयर बैंक निफ्टी के जो ओपन इंटरेस्ट में है, ये आ गए हैं अब रिस्क पर। ये शॉर्ट जो है ये कवर होनी है। और देखिए, शॉर्ट कवरिंग के मामले में तो जो मज़ा बैंक निफ्टी देता है ना, वो निफ्टी कभी नहीं देता, क्योंकि जो भगदड़ मचती है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, 20,000 के कॉल पे 2 लाख, 20,500 पे 1.5 लाख, 21,000 पे 2 लाख और 21,500 पे 3 लाख, मतलब 10-12 लाख तो ऑलरेडी नीचे हैं, 8 लाख ये और जुड़ गए, तो 20 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। 20 लाख शेयर का मतलब आप समझते हैं, मतलब अगर 20 लाख शेयर में से 5 लाख भी शॉर्ट कवर होने आए ना, तो बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट ऐसे ही भाग जाता है। तो ये बैंक निफ्टी बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है और यही निफ्टी को आपके 10-500 पे ले जाएगा। तो यहाँ से एकदम परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी दिख रही है। 20,150, 20,200 का पहला टारगेट लगभग वहाँ पहुँचा है। ये सिर्फ 2,000 वालों के लिए, जिनके 2,000 बन गए होंगे। बाकी लोगों के लिए कल तक का जिनको इंतज़ार करना है, 22,300, 22,450 ये 2 मिनिमम टारगेट और रखिए और यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए खरीदारी कीजिए। और चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस 21,900, 22,000, 22,050 की रेंज में आए, तब नीचे फिर से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बाय ऑन डिप्स रखना है, बहुत क्लियर कट है खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी में। डेटा मैं बता ही चुका हूँ, 21,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा दीप, और वो ये इसलिए कि 7 लाख शेयर पुट में वहाँ खड़े हैं और शॉर्ट्स ढेर सारे हैं। लगभग 15 लाख शेयर शॉर्ट है नीचे में, 10 से 15 लाख शेयर जो शॉर्ट हैं। तो 21,500 तक आएगा भी तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। 22,000 के ऊपर निकलने के बाद 20 लाख टोटल शेयर अंदाज से शॉर्ट हो गए, ये शॉर्ट कवरिंग और ऊपर ले जाएगी, तो परफेक्ट है। अब इसी पे मैं एक राय है ना डेटा के लिहाज से मैं नितिन जी से लेना चाहता हूं, क्योंकि इंडेक्स के मामले में अगर मैं किसी के डेटा का बहुत सम्मान करता हूं तो वो नितिन जी है। जबरदस्त डेटा रीडिंग है नितिन जी की। नितिन जी, मेरी डेटा रीडिंग ठीक है या इसमें कुछ बदलाव, अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस है तो बताइए। नहीं अनिल जी, देखिए बिल्कुल ठीक है। 22,000 के ऊपर अभी जैसे ही क्रॉस हुई है, बैंक निफ्टी में 1 लाख शेयर का अभी ऑर्डर भी आया है और बहुत तेजी से बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और बहुत हेवी शॉर्ट पोजीशन है। मुझे लग रहा है कि आज क्लोजिंग होते होते हो सकता है बैंक निफ्टी 22,300 की तरफ चली जाए। और जो नेक्स्ट 2-3 दिन एक्सपायरी है, इसमें एक शॉर्ट कवरिंग के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। 22,500, 22,600 भी आ सकते हैं। काफ़ी हेवी शॉर्ट पोजीशन है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में कल काफ़ी बाइंग हुई थी, आज उसकी आप फॉलो ऑन बाइंग देख रहे हैं और अभी लास्ट 15-20 मिनट में दोबारा से बैंक निफ्टी में काफ़ी बाइंग आई है। तो मुझे लगता है कि व्यू बुलिश रखना चाहिए और 22,600 तक का आपको टारगेट रखना चाहिए। और निफ्टी 10,500 अगर क्रॉस करती है तो 10,600 की तरफ भी हम लोग बैंक निफ्टी में मूव कर सकते हैं। तो डेटा बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग काफ़ी तेज बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। और इसमें एक खास बात ऐड ये करूंगा अनिल जी, कि जो अभी बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर गई है, इसमें ICICI बैंक में बड़ा ऑर्डर आया है। तो ICICI बैंक पे फोकस करें, वो आपको ऊपर की तरफ लीड कर सकता है। ICICI बैंक और SGFC लिमिटेड, ये 2 शेयर हैं जो लीड कर सकते हैं। ओके, ICICI बैंक, अगर आप बैंक निफ्टी मिस कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये सुन के अच्छा लगा कि बात करने के बाद 1 लाख शेयर बैंक निफ्टी का ट्रेड हो गया। एक्चुअली मुझे लगता है कभी कभी तो एक्सचेंज को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमारे बोलने के बाद अगर इतना वॉल्यूम बढ़ जाता है तो एक्सचेंज और ब्रोकर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस बीच दूसरा टारगेट हासिल होता हुआ 22,200 का, इनफैक्ट पहले ही मानिए 22,150, 22,200 पहले ही टारगेट है, दूसरा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 22,150, 22,200 पहला टारगेट था, जहां 2,000 बनकर आप सेफ हो गए। अब आपको 22,350, 22,300, 22,450 और अल्टीमेटली 22,600, ये 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको और पोजीशन बनानी है, ये ध्यान में रखिए। तो दीप भागे जा रहा है। और उसके बाद जो सबसे बढ़िया बात यह कि ICICI बैंक भी खरीदारी करने की राय नितिन जी दे रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, ICICI बैंक पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। HDFC लिमिटेड नितिन जी ने कहा, वहां पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक
जहां पर अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी की तरफ से कॉल आई थी, वहां पर भी देखे तो 6-6.5% की तेजी बन रही है, तो वहां पर भी अच्छा मूव आ रहा है। और जो बाकी बैंक ऑफ फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वहां पर भी बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आज बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स में जो तेजी है उससे आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे मूव्स बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। अविनाश जी भी हमारे साथ हैं शो पर, और अविनाश जी आपसे मैं बैंक्स पर सवाल पूछूंगा, उससे पहले एक सैटेलाइट कॉल तैयार है सुमित जी की तरफ से, बिल्कुल बजाते हैं उनके लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो अनिल जी ने बढ़िया कॉल दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भी था कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा, बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया कॉल दिया अनिल जी ने, और उसके टारगेट अचीव होंगे थोड़ी देर में। मेरे को लगता है शायद शो क्लोज होने तक टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ अब जो यहाँ पे सैटेलाइट स्टॉक मेरे रडार पे आया है, रियल एस्टेट स्टॉक्स की सब बात कर रहे थे, एक एक करके रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट लिमिटेड। प्रेस्टीज स्टॉक का भाव है 227 रुपया, स्टॉक का भाव है 227 रुपया, और स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज। इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम के साथ अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने पिछले कई हफ्तों के हाई तोड़े हैं, लास्ट 3 महीने के हायर लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यह स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, जिस तरह का चैनल ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 245 रुपए से लेके 250 रुपए तक का अपसाइड मूव प्रेस्टीज एस्टेट में इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। और जिस तरह का पैटर्न ब्रेकआउट है उसको देखते हुए मेरे को लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक 270 रुपए तक का अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। तो ये स्टॉक के अंदर 3 से 4 दिनों के लिए ट्रेड बनाना चाहिए। अनिल जी देखिए क्या मूव आ रहा है स्टॉक के अंदर, 241 242 का भाव हो गया। दीपांशु, ये स्टॉक के अंदर पोजिशनल ट्रेड पे भी काम किया जा सकता है। 250 का लेवल टूटने के बाद 270 रुपए तक का स्तर प्रेस्टीज एस्टेट में इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। नीचे में 215 216 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, 215 216 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। प्रेस्टीज स्टेट में भागते भागते 235 240 हो गया। सुमित जी यहाँ पर क्या राय है, क्या यहाँ पर खरीदें या आप थोड़ा एक बार नीचे कूल ऑफ होने दें, नीचे आ जाने दें, उसके बाद खरीदें? इस सवाल का जवाब आप तैयार रखिए। तब तक पेज इंडस्ट्री के रिजल्ट आए, मुझे एक बार रिजल्ट पढ़ने पड़ेंगे। 74 करोड़ से मुनाफा घटकर 31 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा घटकर आया है, ये आपके लिए इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो मुनाफे का आंकड़ा घटा है पेज इंडस्ट्रीज, उसके अलावा दूसरी डिटेल्स में आपके सामने रख रहा हूँ। तब तक कुणाल जी पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट्स बताइए जल्दी से, क्या करना चाहिए, लेवल्स रेंज क्या इंपॉर्टेंट है? अनिल जी देखिए, लेवल बहुत साफ है। 19,350 के ऊपर स्टॉक मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल 19 स्तरों के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो 29,350 के लेवल्स पार होंगे तो आपको इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, और फिर 19,700 तक के लेवल्स आपको आज देखने को मिल सकते हैं। तो 19,350 के ऊपर तेज होगा, और कमजोरी 18,900 के नीचे ही दिखाई देगी। तो 18,900 और 19,350 ये 2 लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। अभी 19,350 के ऊपर निकला है, तो अगर ये 2 मिनट यहां टिक जाए तो बाय करें, 19,700 का टारगेट हो। अच्छा, 19,350 के ऊपर टिक जाए तो 19,700 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलें, ये आपके लिए रहेगा ठीक। ये है पेज इंडस्ट्रीज पर राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। तो पेज इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक जो जबरदस्त रिजल्ट के बाद एक्शन में आता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। ओके, इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है मैं आपके सामने रख दूं। मैं क्यों रखूं, राजेश जी हैं रखने के लिए। राजेश पालिवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन पर, और राजेश जी हमें देंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जो बैंकिंग स्पेस में जिस तरीके के मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे हैं, और बैंक निफ्टी पे मैं अभी आपको सुन रहा था 22,000 के ऊपर आपने भी एक बाई कॉल दिया, और मुझे भी लग रहा है कि जिस तरीके से ये बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम आया और बैंक निफ्टी ने कंफर्टेबली 22,000 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो एक काफी स्ट्रांग यहाँ से रैली हमें बैंकिंग स्टॉक्स में और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो उसी में मुझे बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक का कॉल ऑप्शन जो कि 380 का
यहाँ से बाय रिकमेंड करूंगा मैं यहाँ पे। देखें तो करीब 17% का ओपन इंटरेस्ट आज आईसीआईसीआई बैंक में ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, जो कि एक काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिला। तो 380 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 6 रुपए 25 पैसे 6 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह रहेगी। जिन्हें ट्रेड करना है उनके लिए जो टारगेट होगा वो करीब होगा 11 से 12 रुपए का। पर मुझे लग रहा है कि अगर इसको एक्सपायरी तक होल्ड रखेंगे तो हो सकता है आईसीआईसीआई में 400 रुपए तक के टारगेट भी आते हुए दिखे। तो इसमें काफी बड़े टारगेट भी आ सकते हैं। हो सकता है इसको एक्सपायरी तक भी अगर होल्ड करेंगे तो इसमें 20 से 22 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। बट ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेडिंग सेशन के लिए आज और कल के लिए अगर होल्ड करना है तो 11 से 12 रुपए तक के टारगेट रखेंगे और इसमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो 3.5 रुपए का रखना है। तो आईसीआईसीआई बैंक का 380 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है और जिन्हें एक्सपायरी तक भी होल्ड रखना है तो वो होल्ड रखें। उसमें टारगेट 20 रुपए तक के मुझे लगता है कि देखने को मिलना चाहिए। काफी अच्छा फॉर्मेशन है और काफी अच्छे एक्यूमुलेशन के बाद एक जिस तरीके से मूव इसमें इमर्ज होते हुए दिख रहा है, इसका चार्ट पैटर्न भी देखें तो वीकली चार्ट पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसके टारगेट काफी बड़े आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी तक भी 400 का टारगेट आएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है बैंकिंग स्पेस से। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो रियल एस्टेट पेक से है और वो है जी अनिल जी। अभी आईसीआईसीआई बैंक नितिन जी भी कह रहे थे खरीदारी करने की राय फ्यूचर्स में, वो भी, और नितिन जी कह रहे आपकी राय और आंकड़े दोनों बराबर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक 380 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 11-12 का छोटा टारगेट, 20 से 22 का बड़ा टारगेट आपके लिए। हाँ, दूसरा रियल एस्टेट प्लेयर डीएलएफ। हाँ, डीएलएफ बिल्कुल अनिल जी, डीएलएफ रहेगा। और इसमें भी जिस तरीके का ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला, स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। और अगर हम देखें तो F&O में डीएलएफ ही अकेला एक स्टॉक है, लेकिन बाकी जो कैश सेगमेंट में अभी सुमित जी भी रिकमेंड कर रहे थे प्रेस्टीज स्टेट को, ओबेरॉय, सारे स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर में एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट होते हुए दिख रही है। तो डीएलएफ में हम यहाँ से जो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे वो 175 का कॉल ऑप्शन जो कि ट्रेड कर रहा है अभी 4-4.5 रुपए के आसपास, उसको बाय करेंगे हम। 170 का कॉल ऑप्शन, सॉरी अनिल जी, 170 का कॉल ऑप्शन 4 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय करेंगे। इसमें 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जिस तरीके का फॉर्मेशन है डीएलएफ में, हमें लग रहा है ये टारगेट आएंगे 176-178 तक के डीएलएफ के। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट जो आना चाहिए वो 8.5 रुपए से 10 रुपए तक के टारगेट आना चाहिए। 4 रुपए 40 पैसे में 170 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, 2 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस रखेंगे। 8.5 से 10 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन के देखने को मिलना चाहिए। ओके, 170 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको डीएलएफ का। एट द मनी कॉल ऑप्शन 4.5 रुपए के आसपास मिल जाएगा। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 2 रुपए के रिस्क डबल हो जाएगा। 8.5 से 10 रुपए तक के टारगेट के लिए ये है आपके लिए राय। कुणाल जी, राकेश जी भी बुलिश, दिल्ली वाले बुलिश हैं डीएलएफ है, मुंबई वाले बुलिश हैं डीएलएफ पे, तो फिर डीएलएफ को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो डीएलएफ है दूसरा स्टॉक जहां पर रहेगी शानदार मजबूती। ओके, तो ये है स्टॉक आपके लिए जहां पर आपको दिखेगा भरपूर एक्शन। शुक्रिया राजेश जी, ये बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अविनाश जी, रियल एस्टेट स्टॉक में फिर से एकदम लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे जैसे कि बिल्डिंगें बनने शुरू हो गई और फ्लैट बिकने शुरू हो गए हों, तो क्या वाकई में जस्टिफाइड है, खरीदना चाहिए या दूर है? और खरीदना है तो क्या खरीदना, बताएं सर। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादातर टेक्निकल पुल बैक है, क्योंकि डीएलएफ की जो कमेंट्री है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि पहले 6 महीने FY21 के बहुत खराब रहेंगे। और हालांकि सेंटिमेंट के हिसाब से ये स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरे थे, तो इसमें एक बाउंस बैक आपको दिख रहा है। मार्केट्स में काफी तेजी भी है और ये हाई बीटा काउंटर्स माने जाते हैं। तो वेदर ये डीएलएफ हो या प्रेस्टीज हो, हमको लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी में अभी भी इंप्रूवमेंट आने के लिए आपको 6 से 8 महीना रुकना पड़ेगा। बट यस, जो अच्छी कंपनियां हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं और जिनके पास रेसिडेंशियल और कॉर्पोरेट दोनों से डिमांड है और इन्वेंट्री कम है, वहां पे जरूर इंप्रूवमेंट्स आएगी। तो मुझे लग रहा है कि गिने चुने कंपनी जरूर अच्छी करेंगी और उसमें से प्रेस्टीज और मैं समझता हूं कि जो ऑग्रे रियलिटी है, ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली निवेश का भी मौका बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल माहौल बहुत खराब है, लेकिन यस, थोड़ी सी कठिनाई 6-8 महीने के लिए जरूर रहेगी। थोड़ी सी परेशानी 6-8 महीने के लिए आ सकती है, पर नजर रखें पूरे के पूरे रियल एस्टेट बास्केट में आग लगी हुई है इस समय। डीएलएफ पर हमारे मल्टीपल एक्सपर्ट्स की कॉल आ गई। अभी थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर भी आया था और अब सुमित जी ने प्रेस्टीज एस्टेट पर अपना सैटेलाइट कॉल भी दिया है। ओबेरॉय रियल्टी पर भी नजर डालिए, वहां पर भी अच्छी तेजी आ रही है। कोल्टे पाटिल के अभी थोड़ी देर पहले नंबर्स आए थे। तो ये तरह रियल एस्टेट स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी है। कंजम्पशन यूनिवर्स में भी अच्छी तेजी आ रही है। एफएमसीजी स्पेस से भी कुछ स्टॉक्स अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं।
और कुछ और कंजम्पशन स्टॉक्स फोकस में हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। एशियन पेंट्स पर नजर रखिए, इसके नतीजे आने वाले, नतीजे से पहले क्या है अनुमान, चलिए जान लेते हैं देवांशी के साथ। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार एशियन पेंट से थोड़े से मिले जुले नंबर्स रहने का अनुमान है। सबसे पहले अगर आई की बात करें तो इस तिमाही में मार्च जो महीना था वहां पे लॉकडाउन के चलते धीमी ग्रोथ देखने मिलेगी और साथ ही आप देखिए जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है यहाँ पे भी थोड़ा सा दबाव देखने मिलेगा। डेकोरेटिव सेगमेंट में कंपनी को काफी डिस्काउंट्स भी देने पड़े थे और इसके चलते कुल नेचुरलाइजेशन पर दबाव देखने मिलेगा। आय इस तिमाही में करीब 6% तक कम होती हुई दिखेगी, लेकिन मार्जिन को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। कंपनी के जो कच्चे माल की लागत है वो कम होती हुई दिखी है। कच्चे तेल की जो कीमतें है वो सालाना आधार पर हमने देखा डबल डिजिट में गिरती हुई दिखी और मोनोमर्स की कीमतों में भी गिरावट देखने मिली और इसके चलते आप देखिए जो मार्जिन्स हैं करीब 18.5% के आसपास रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। मुनाफे की बात करें तो करीब 11% तक की बढ़त देखने मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसमें इस तिमाही में कमी आती हुई दिखेगी और वहीं से सहारा मिलेगा। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि कंपनी के जो इंटरनेशनल कारोबार है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे भी धीमी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। कितना दबाव है इस सेगमेंट में, इस पर नजर रहेगी और साथ ही कब तक मांग लौटती हुई दिख सकती है, कितनी मांग में बढ़त आती हुई दिखेगी, इस पर नजर रहेगी। और वॉल्यूम ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेगेटिव 2% से लेकर पॉजिटिव 3% तक का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मैनेजमेंट कमेंट पे अहम होगी और साथ ही मार्जिन में बढ़त होगी, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स और साथ ही जो टॉप लाइन है इसमें डिक्लाइन जरूर देखने मिल सकता है। बिल्कुल, एशियन पेंट्स पर रखिए नजर। स्टॉक में बल्कि अब थोड़ा अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। अविनाश जी, क्या एक्सपेक्टेशन है? चौथी तिमाही में तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बट जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों से हालत रही है इस इंडस्ट्री की, क्या अनुमान लगाना चाहिए? किस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर रहेगी सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि चौथे तिमाही में दीपांशु अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली हिट होंगे, लेकिन मार्जिन अच्छे इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि क्रूड के कीमतें में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस इनके लिए फायदेमंद रहेगी। रही बात पहला क्वार्टर जो FY21 का रहेगा, यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत और नुकसान कंपनी को देखने को मिलेगा क्योंकि अप्रैल और मई में लॉकडाउन का इफेक्ट आ चुका है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि मार्केट्स मैनेजमेंट से ये सुनने की कोशिश करेगा कि ओवरऑल आने वाले साल में वॉल्यूम ग्रोथ किस प्रकार का रहेगा, डिमांड आउटलुक कैसे लगेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर तो ओवरऑल काफी लोगों ने राइट ऑफ किया है। सेकंड और थर्ड क्वार्टर में होपफुली अगर वो रिकवर कर सकते हैं जो भी लॉस उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में किया है, तो वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को अच्छी बात लगेगी। तो ये पॉइंट्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स कीपली वॉच करेंगे। नजर रखिए एशियन पेंट्स पर। आज सुबह थोड़ी सुस्त शुरुआत थी, पर देखिए जिस तरह से बाजार तेजी दिखा रहे हैं, यहां पर भी आपको अच्छी खरीदारी आती दिखती है और 10,450 के पार जाता हुआ आपको निफ्टी भी इस समय दिख रहा है। तो वहां पर भी भरपूर एक्शन आते हुए दिख रहा है इंडेक्स लेवल पर। कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं, आज मेटल स्टॉक्स में भी कुछ अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। JSW स्टील पर हमने थोड़ी देर पहले कॉल्स भी देखी थी और अब आप देखिए तो हिंडाल्को पर भी मूव आ रहा है। पर बागली साहब के पास चलते हैं, उनके पास एक BTST कॉल है। बताएं सर। बाय करना है एक्सिस बैंक को। अभी 443 444 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ये क्लियर करने की तैयारी में है। अभी 443 के करंट भाव है, मुझे लगता है ये क्लियर करेगा और ये होते आपको कल के दिन में ही 455 to 458 के लेवल्स मिलने चाहिए। एक 3% की मूव मैं देख रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 438 का होगा। 455 458 के लिए खरीदारी करिए। एक्सिस बैंक 438 का आपका यहां पर स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये आ रही है वागले साहब की तरफ से कॉल। तो बैंक्स में तो एक्शन भरपूर है, उसकी वजह से आप देख भी रहे हैं कि शानदार मूव आ रही है। एक और बैंक पर फोकस कर लेते हैं, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके भी नतीजे आने वाले हैं, क्या अनुमान है बाजार का? चलिए चलते हैं संदीप ग्रोवर के पास। बताएं संदीप। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए नंबर्स में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नजर आएंगे। पहले पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करते हैं। पहली बात तो टर्न अराउंड, यानी कि घाटे से मुनाफे में ये बैंक का इस बार आता हुआ दिखेगा। 991 करोड़ का घाटा था, 68 करोड़ का मुनाफा इस बार आएगा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि इनकी जो प्रोविजनिंग है उसमें कमी आती हुई दिखेगी। साल दर साल अगर आप देखें 13% और तिमाही दर तिमाही करीब 34% के आसपास ही कमी है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2 से 3 ऐसे खाते हैं जहां पे इस बार रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स आपको काफी स्ट्रांग नजर आएंगे। एक टर्न अराउंड बैंक के केस में इस बार आता हुआ दिखेगा। अब जो दूसरी बात है कि जो नेगेटिव्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इनकी जो एसेट क्वालिटी, जो कि एक पैरामीटर, एक बैरोमीटर होता है किसी भी एक बैंक के नंबर्स में, अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी में ग्रॉस NPA 10.5
10% के नीचे वाले 11.1% के आसपास के देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो लोन ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं धीमी देखने को मिलेगी। खास तौर पे जो एसएमई और कॉर्पोरेट सेगमेंट है वहां पे दिक्कतें काफी ज्यादा इस बार देखने को मिलेंगी। तो एक तो इनके जो ग्रॉस एनपी है वो बढ़ते हुए दिखेंगे और दूसरा जो लोन ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं धीमी देखने को मिलेगी। तो कोर कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं इस बार दिक्कत में आता हुआ दिखेगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट है क्योंकि छोटा बेस है और प्रोविजनिंग कम होगी उस वजह से घाटे से बैंक मुनाफे में आ सकता है। तो मिले जुले नंबर्स का अनुमान है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जहां तक बात है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के रहेंगे मिले जुले नंबर, लेकिन मिला जुला काम कोई है नहीं। एक होता है वो कुणाल जी और राकेश जी दोनों मिलजुल कर करते हैं, और मिलजुल कर में करते हैं राकेश जी फंडामेंटल। राकेश जी तो देखो ऑलराउंडर, राकेश जी जब चाहे अपने है ना अलग अलग अवतार में आ जाते हैं। वो कभी मौका पड़ा फंडामेंटल बन जाते हैं और टेक्निकल का काम करते हैं कुणाल जी, और फिर टेक्नो फंडा पिक जो आती है उसका अंजाम आप देख लीजिए क्या होता है। चेन्नई पेट्रो आपके सामने लाइए, 20% का ऊपरी सर्किट चेन्नई पेट्रो में 75-76 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से जब था, शायद आपने बोलना शुरू किया था, और शायद 78-80 रुपये तक लोगों को मिला होगा, तो 80-82, लेकिन वहाँ से भी देखिए 86 रुपये इस वक्त चल रहा है। 87 रुपये 5 पैसे का ऊपरी सर्किट लग कर आया है। कुणाल जी अब क्या करना है आगे? अनिल जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह के शेयर में है कि आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। बहुत ही दमदार क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम अनिल जी आप देखिए तो 50 लाख शेयर से 80 लाख शेयर से ज्यादा का कारोबार एनएससी पर होता हुआ दिख रहा है, जो कि असाधारण है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर यहां पर आइडेंटिफाई हम लोगों ने बिल्कुल मौके पर किया है। तो यहां पर 95 रुपए के टारगेट्स बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। जिन्होंने भी आज खरीदा है होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें जिससे आपको नुकसान ना हो। अगर आप यहां पर 80-81 रुपए तक भी खरीद पाए हैं तो अपनी खरीद की कीमत का स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें, और इस स्टॉक पे 95 रुपए तक जाने की पूरी क्षमता दिखाई देती है। होल्ड करने की राय। ओके, होल्ड करके चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये है राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से चेन्नई पेट्रो। सुमित जी कौन सा, बीटीएसटी या फिर सैटेलाइट? अनिल जी बीटीएसटी। ओके, तो बीटीएसटी का बिगुल सुमित जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी बहुत बढ़िया मूव आ रहा है मार्केट में, और अभी दीपांशु ने थोड़ी देर पहले मेटल स्टॉक का नाम लिया था। मेटल सेक्टर कल से हमारे रडार पे है। अब यहाँ पे हिंडाल्को का अभी जस्ट दीपांशु ने नाम लिया था, और हिंडाल्को में ब्रेकआउट है। पिछले 10 से 15 दिनों में हिंडाल्को धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा था, फिर इसने कंसोलिडेट किया, और उसके बाद आज इसने रिसेंट के जो स्विंग हाई लगे थे वो भी ब्रेक किए, और इसका जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि हिंडाल्को यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। अच्छा अपसाइड मूव से मेरा मतलब है यहाँ से 8 से 10% का अपसाइड मूव हिंडाल्को में देखने को मिल सकता है। ऊपर में 165 रुपया, 170 रुपया, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए हिंडाल्को में यहाँ पे सीएमबी पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें 156 के आसपास, 157 के आसपास। नीचे में 150, 151, ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक हिंडाल्को में तेजी करनी है। 160 के ऊपर निकलते ही 165 से 170 रुपए तक के स्तर जल्दी ही हिंडाल्को में देखने को मिलेंगे। जिस तरह से मेटल सेक्टर के एक एक स्टॉक तेजी दिखा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 से 5 दिनों के अंदर जो मेटल स्टॉक में हम बाय दे रहे हैं वो सब में बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 165 से 170 के टारगेट्स के लिए हिंडाल्को में बाइंग करें। ओके, तो हिंडाल्को में ये है राय 165-170 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय, 151 का स्टॉप लॉस। मेटल स्टॉक्स पर आप अपनी राय दें, बड़े और छोटे सारे मेटल स्टॉक्स बड़ी तेजी के साथ ट्रेड करें। तो अविनाश जी आपको क्या पसंद है, क्या खरीदना चाहिए? स्पेशली अगर छोटे में कुछ बता पाएं तो और भी बढ़िया। मुझे लग रहा है कि छोटे में अगर मैं देखूं तो स्पेशल स्टील्स में मिधानी हमको काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि ये एक ऐसा काउंटर है अनिल जी जो काफी सिग्निफिकेंटली वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। और बड़े में हमको लग रहा है कि टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये दोनों ही काउंटर्स हमको लग रहा है कि करंट लेवल पे भी इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। मेटल स्पेस में एक अच्छी बात है कि चाइना वापस मार्केट में प्रोडक्शन रिज्यूम कर चुका है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन यहाँ से बढ़ेगा मेटल के प्राइसेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आने वाले क्वार्टर में नहीं, बट कम से कम सेकंड और थर्ड क्वार्टर FY21 के ये मेटल कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल नंबर्स के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बाइंग चालू करनी चाहिए। और एक्चुअली फंडामेंटली वैल्यू पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। ओके
ये है आपके लिए राय मेटल स्टॉक्स पर, और मिधानी एक ऐसा स्टॉक है जो अविनाश जी को पसंद आ रहा है। पर थोड़ी देर पहले आपको बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी दी थी अनिल जी ने, और देखिए बिल्कुल मिनटों में ही वो टारगेट्स आते हुए दिखे, और वहां से भी बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। अभी भी 450 अंक ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कि कल के 2000 में थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी पर अनिल जी की क्या स्ट्रैटेजी थी। 22,050 ये लेवल है बैंक निफ्टी का, स्पॉट लेवल में बता रहा हूँ। यहीं पर तुरंत प्रभाव से खरीद लीजिए बैंक निफ्टी को, तुरंत प्रभाव से। इंतजार नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसा होता हूँ जब बोलते रहता हूँ कि इंतजार नहीं करना है। तुरंत प्रभाव से बैंक निफ्टी खरीद लेना है, अभी का अभी। तो यहाँ से एकदम परफेक्ट शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी दिख रही है। 20,150, 20,200 का पहला टारगेट लगभग वहाँ पहुँचा है। ये सिर्फ 2000 वालों के लिए जिनके 2000 बन गए होंगे। बाकी लोगों के लिए कल तक का जिनको इंतज़ार करना है 22,300, 22,450 ये 2 मिनिमम टारगेट और रखिए, और यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए खरीदारी कीजिए। लेकिन इस बीच दूसरा टारगेट हासिल होता हुआ 22,200 का, ये गलत हो जाएगा। 22,150, 22,200 पहला टारगेट था, जहां 2000 बनकर आप सेफ हो गए। अब आपको 22,350, 22,300, 22,450 और अल्टीमेटली 22,600, ये 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको और पोजीशन बनानी है। बैंक निफ्टी ये है अनिल जी की कॉल, और जो इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड्स है वो तो आ गए 22,150, 22,200 के, और फिर उन्हीं लेवल्स पर अब आप फिर से ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ आपको बैंक निफ्टी पर जबरदस्त एक्शन इस समय आता हुआ दिख रहा है। तो शानदार कॉल रही, और आप देख भी रहे हैं कि एक मूव आ रहा है उसमें। इस बीच जॉनसन हिताची, ये जैन साहब की भी रिकमेंडेशन रही है कुछ टाइम पहले, वहां के नतीजे आ रहे हैं। मुनाफा 42 करोड़ से घटकर 7 करोड़ आया। देखेंगे कुछ वन ऑफ है कि नहीं। और आय में भी हमने गिरावट देखी है, 665 करोड़ से घटकर आई है 433 करोड़ की आय। तो यह है जॉनसन हिताची के नंबर्स जो आए हैं। देखना पड़ेगा कि शायद अगर एक वन टाइम हिट है कि नहीं, जिसकी वजह से मुनाफे में आप इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं। पर उसके अलावा अगर आप देखें तो आय में भी आपने गिरावट देखी, और स्टॉक पर भी इसका रिएक्शन आ रहा है। कुणाल जी, चार्ट्स पर कुछ बात करने की है। जब ऑफकोर्स जैन साहब ने कुछ टाइम पहले रेकमेंड किया था तो उस दिन तो अच्छी मूव आई थी। अभी 1.5% नीचे है जॉनसन हिताची, कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। देखिए, जरूर थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल भी ट्रेडिंग लायक शेयर नहीं है, तो इसको निवेश के लिए देखना चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि में बहुत ही अच्छा ये इन्वेस्टमेंट साबित होगा। तो हो सकता है कि आज मामूली गिरावट हमें देखने को मिल रही, लेकिन उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। जिनके पास निवेश है बिल्कुल निवेशित रहें, इसमें मौजूदा स्तरों से काफी बड़ा अपसाइड मुमकिन दिखाई देता है। बिल्कुल, तो इन्वेस्टेड रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैन साहब ने भी कुछ टाइम पहले इसको रेकमेंड किया था, और आप मूव भी अच्छी देख रहे हैं। तो घबराइए मत, नतीजे आए हैं, कमजोर आए हैं, बट आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बंधन बैंक, इसकी चार्ट पुलअप करिए। वायदा कारोबार में 10% का अपर सर्किट लगाया, तो अब 15 मिनट के लिए यहाँ पर फ्रीज रहेगा। पर बंधन बैंक पर भी आप शानदार मूव आते हुए देख रहे हैं। एक और हाई बीटा बैंकिंग नेम जहां पर आप शानदार एक्शन आते हुए देख रहे हैं, और इस समय वायदा कारोबार में 10% का अपर सर्किट भी लगा हुआ है। सुमित जी, मुझे याद नहीं है कि ये बंधन बैंक था या फिर, हाँ बंधन बैंक, कल आपने इस पर रिकमेंडेशन दी थी, और 340 का आपका फाइनल टारगेट था, वो भी अचीव होते हुए दिख रहा है। अब तो खैर वायदा कारोबार में 10-15 मिनट का फ्रीज है, पर बंधन बैंक पर नेक्स्ट लेवल्स क्या ध्यान में रखने चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, बिल्कुल कल ही हमने दिया था, और एक वन वे मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक अभी यहाँ से और तेजी दिखाएगा। 350, 360 के लेवल भी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। जिन्होंने कल हमको सुन के बाई किया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। अगर आप संतुष्ट है तो बुक करें, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एक बार ट्रेल भी कैरी भी कर सकते हैं। पोजीशंस को ट्रेल करते चले। ऊपर में 350 से 360 के लेवल बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से बैंक निफ्टी में मूव है, बहुत बड़ा मूव बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा मूव आ रहा है बैंकिंग स्टॉक में। तो अगर आप ने कल कॉल ली थी सुमित जी की राय पर, तो प्रॉफिट बुक करना चाहें प्रॉफिट बुक कर लिए, वरना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। वसीम साहब कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ और नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। बर्जर पेंट्स, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। अनुमान पूछ लेते हैं कि किस तरह का अनुमान है। देवांशी के पास डिटेल्स तैयार हैं, बताएं देवांशी।
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए एशियन पेंट्स की तरह बर्जर पेंट्स में भी इस बार थोड़े से मिक्स नंबर्स आने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। इस बार भी आप देखिए जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो एक फ्लैट रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि मार्च में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और साथ ही डिस्काउंट्स भी कंपनी ने दिए, तो इसके चलते टॉप लाइन या जो आय है करीब 5 से 6% तक कम होती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा मार्जिन्स यहाँ पे भी हम देखेंगे थोड़ा सा सहारा मिलेगा। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है, मोनोमर्स की कीमतों में जो गिरावट आती हुई दिखी है, इसके चलते काफ़ी फायदा मिला है कंपनी को। जो मार्जिन्स हैं करीब 16% के करीब आते हुए दिख सकते हैं, 14.5% से बढ़कर। और कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें तो करीब 3 से 4% तक की बढ़त का अनुमान है। मुनाफे में इस बार कॉर्पोरेट टैक्स के चलते थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी की जो सब्सिडीज हैं इससे थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिला के जो आय है करीब 15 से 16% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री वॉल्यूम को लेकर और साथ ही मांग में कितनी ज्यादा रिकवरी आती हुई दिखेगी, इसको लेकर काफी अहम होगा। सब्सिडीज साथ ही इनके जो ऑटोमेटिव सेगमेंट है यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देखने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो किस तरह से डेकोरेटिव सेगमेंट और और जो ऑटो सेगमेंट है यहाँ पे प्रेशर आता है, इस पर नजर है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। ओके, इस बीच बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है। उससे पहले सुमित जी के लिए बिगुल। सुमित जी, आपके लिए बिगुल, सैटेलाइट का बिगुल। सैटेलाइट अनिल जी, सैटेलाइट। चलिए, सुमित जी के लिए सैटेलाइट का बिगुल तुरंत प्रभाव से। बताएं सर। एक ही करके कैश के स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं अनिल जी। अभी लीकर स्टॉक्स में मेरे को मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का भाव चल रहा है 376। स्टॉक का नाम है रेडिको खितान। ये स्टॉक के अंदर पिछले कई हफ्तों से हमने तेजी का मूव देखा है और अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ये और भी एक फ्रेश तेजी के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉक के अंदर परसों के जो हाई लगे थे वो ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में मेरे को ऐसा लगता है कि 395 से 400 के होंगे इसके इमीडिएट टारगेट, और मेरे को लग रहा है कि ये 400 का लेवल भी तोड़ेगा और 410 रुपए तक का अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। इस स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड है वो तेजी का है, तो अगर स्टॉक के अंदर 2 से 4 दिन के लिए पोजीशंस अगर होल्ड भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक के अंदर पोजीशंस 1 से 2 दिनों के लिए कैरी करें। 400-410 के इमीडिएट टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 365-370 का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, 365-370 का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपके बोलते ही तो 385-90 हो गया। 390 क्या यहाँ पर भी खरीदना चाहिए या आप इंतजार करें? नहीं अनिल जी, फ्रेश खरीदारी 390 पे सही नहीं है। फ्रेश खरीदारी के लिए या तो डिप मिले तब करें, क्योंकि आप देखिए मैंने जब बोलना स्टार्ट किया था वहां से करीब 20 रुपए का अपसाइड मूव आया है। तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पे करना सही नहीं है। सीएमपी पे थोड़ा डिप आता है तो करे। ऊपर में टारगेट वही रहेंगे 400 से 410 के। ओके, टारगेट देखकर खरीदें, अंधाधुंध न खरीदें। 400-410 तक के टारगेट हैं, तो हड़बड़ी न करें, जल्दबाजी न करें, पूरा सुन लें उसके बाद खरीदें। सैटेलाइट का मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा टाइम तो सैटेलाइट को भी लगता है अंतरिक्ष में जाने में। इतना फास्ट तो सैटेलाइट भी नहीं जाता जितना फास्ट स्टॉक का दाम बढ़ जाता है। तो आराम से खरीदिए, हड़बड़ी करके मत खरीदिए, धीमे धीमे खरीदिए। ठीक उस तरह से खरीदिए जैसा कुणाल जी राकेश जी का चेन्नई पेट्रो, आराम से धीमे धीमे बढ़ा। 78 में भी मिला होगा, 76 में भी मिला होगा, 80 में भी मिला होगा, फिर भी 87 हुआ, तो वो ज़्यादा ठीक है। आराम से धीमे धीमे खरीदिए, हड़बड़ी मत करिए, ये देख लीजिएगा। तो चलिए आइए अब बसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और बसीन साहब से लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। बिगुल बसीन साहब के लिए BTST का सॉरी बसीन साहब के लिए तो उनका अपना खुद का बिगुल है पर्सनल। जैसे लोगों के पास पर्सनल जेट होते हैं, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन होते हैं, बसीन साहब का पर्सनल बिगुल बसीन के हसीन शहर। वसीम साहब स्वागत है एक बार फिर से आपका, बताएं सर। हाँ अनिल जी मैंने आपको जुलाई एंड तक क्या था 11,000, ये तो जून एंड तक ही लग रहा है कि 11,000 के पास आ जाएगा। तो निफ्टी पे तो बेतियाज है। इतनी ज्यादा लोगों की मिस्ड आउट फीलिंग है कि रुक नहीं रहा बाजार। तो सर बाकी मेरी कॉलें आपको बता चुका हूँ मैं। DLF और अशोक लीलैंड दोनों चल रहे हैं। DLF 170 हो गया है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आप 175 पे कर सकते हैं, बट 180 का टारगेट है। और अशोक लीलैंड 60 पे पहला बुक होएगा, दूसरा टारगेट 65 का है। अब आप कहें तो मैं एक BTST कॉल दूंगा सर, आप कहें तो एक ही है। जी सर प्लीज सर। तो सर जब इंडेक्स इतना सबसे ऊंचे भाव में 3 महीने में है, उसका कारण क्या है? उसका कारण था एक ही बैंक जिसने सबसे ज्यादा आपको बताया कि उसका प्री कोविड लेवल पे लेंडिंग है, और वो बैंक कुछ नहीं चला। तो यहाँ पे सेफ्टी सबसे जरूरी है। HDFC बैंक लीजिए,
38 से लेके 41 रुपए तक। आज का स्टॉप लॉस है 16 रुपए, इसका जो है BTST, इसका 1100 का टारगेट होना चाहिए इन द नेक्स्ट 2 डेज, कल हो जाए या परसों हो जाए। तो HDFC इज द सेफेस्ट बैंक टू बाय हियर। 38 to 41 स्टॉप लॉस, आज का लो 1016, टारगेट 1100। ओके, तो 1038 से 1041 की रेंज में खरीदिए। 1016 का स्टॉप लॉस है, 1100 के टारगेट के लिए HDFC बैंक तो एकमात्र बैंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। तो बैंकिंग शेयरों पर बुलिश है। ICICI बैंक पे कॉल्स आ रहे हैं, बैंक निफ्टी पर मैंने कॉल दिया है। बसिन साहब को HDFC बैंक पसंद है। जब दिग्गज बैंक सारे चल रहे तो रुकेगा। वैसे SBI भी आपका कॉल बसिन साहब जबरदस्त है, वो भी होल्ड रखे ना SBI भी। वैसे आपने ट्रेडिंग SBI का भाव 225 रुपए होल्ड रखा जा सकता है। बिल्कुल 225 का भाव। सर बिल्कुल 225 लिखा हुआ है, 225। जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। एकमात्र SBI ऐसा स्टॉक था सर कल। हाँ जी जी, कल SBI एकमात्र स्टॉक ऐसा था आपका भसीन साहब जिसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया था। तो या तो आप देना भूल गए या आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, इसलिए मैंने पूछा नहीं आपको। नहीं सर, अब आप आज उसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए ना, 185 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, व्हिच वाज यस्टरडेज लो। ओके जी बिल्कुल, 185 के आसपास ही आपने कॉल दिया था, 185 188 की रेंज में, वहां पर स्टॉप लॉस कर लें 225 के टारगेट के लिए। शुक्रिया जी। जी सर जी। हाँ, मेरा मतलब सर प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स ऑल्सो। अनिल जी, प्रॉफिट बहुत मेहनत से कमाया है ये 2.5 महीने आपके साथ, और जिसने जी देखा है उसको आपको पता है हमने वन साइडेड ट्रेड दिए, दोनों तरफ दिए हैं, लेकिन आपके साथ रहे हैं। साथ रहना बहुत जरूरी होता है सर, जब ये इतना माहौल खराब था, आपको ये याद रखना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जब किसी का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं ये खुद कहना चाहता हूँ कि मेरा खुद का भी नहीं था, बाकी दूसरों की छोड़ दीजिए, तब आपने लगातार 3 महीने से 2.5 महीने से एक तरफा तेजी की। हालांकि बाद में हम भी आपके साथ साथ हो लिए, वो बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले और सबसे मजबूती के साथ, और अब भी टिके हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब भी टिके हुए हैं, और ऐसा नहीं कि एक तरफा। आपको जब जब शॉर्ट के मौके आए तो शॉर्ट के मौके भी वसीम साहब ने बताए, तो दोनों तरफ आपके मौके, और बहुत ही ज़बरदस्त वसीम साहब। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ आपकी यही फॉर्म बरकरार रहे हमेशा, ज़िंदगी भर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा दर्शकों को हो रहा है। और आपको भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है दर्शकों को, कि वो ये कि बसिन साहब आपको पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं, लेवल्स भी दे रहे हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा अपना भी जजमेंट यूज़ करें। कहाँ प्रॉफिट इंट्राडे में 4-5% बढ़ गया, बड़ा पैसा आ रहा है तो ले लें, वापस नीचे में एंट्री कर लें। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एकदम लेवल पकड़कर, एकदम कॉल पकड़ कर ना बैठ जाएं। कई बार लोग बोलते हैं ये अपडेट नहीं दिया, वो अपडेट, अभी कितना देंगे भाई सर, 7-7 8-8 कॉल आपको रोज़ दे रहे हैं, इतना उनके बस की बात थोड़ी है। फिर भी आपके लिए इतना कॉल्स वो दे रहे हैं, वो बड़ी चीज़ है। 7-7 8-8 कॉल उनकी तरफ से, थोड़ा थोड़ा आप अपना जजमेंट यूज़ करें, बिल्कुल पूरा किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। आप डायरेक्शन लें, एकदम उनका कंधा पकड़ के ना बैठ जाएं, वो ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए, ये है आपके लिए बसिन साहब की तरफ। आइए, बैन से बेनिफिट, स्टॉक ढेर सारे बैन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। आशीष हमारे साथ बताने के लिए। आशीष बताइए। आशीष बताइए, बाहर कौन निकलेंगे? अनिल जी, बाहर निकलने में नाम आ रहा है एस्कॉच का। यहाँ पर पोजीशंस घटकर 83% आ चुके, तो हो सकता है, संभावना है कि ये बैन से बाहर निकल आए। दूसरा है जिंदल स्टील एंड पावर JSPL, यहाँ पर भी पोजीशन जो है घटकर 82% 82% के आसपास आ चुकी हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी देर और बची है, पोजीशन और कम होती है, 80% से नीचे जाएंगी तो ये बैन से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो एस्कॉट्स JSPL ये बैन से बाहर निकलने की तैयारी में है, या 85% 80% 83% 82% आ गए। अच्छा आशीष, एंट्री का कोई चांस है या अभी तो एक्सपायरी के वक्त एंट्री नहीं होगी? एंट्री तो अनिल जी लंबी सूची है। अदानी एंटरप्राइज कल बाहर निकल के आया था, आज मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 123% आ चुकी है, तो ये जरूर आएगा। इसके अलावा जस्ट डायल 110% है, इंडसइंड बैंक 102%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगभग 99% है, वेदांता 98%, टाटा मोटर्स 97%। तो ये स्टॉक्स हैं जो बैन में आते हुए नजर आएंगे। अरे भाई, अब वो तो कल सुबह ही देखेंगे भाई, जब इतने सारे आ रहे जा रहे हो तो पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जो आ जाए लास्ट मोमेंट पे। और वैसे भी क्या है, एक्सपायरी के टाइम में ना रोल ओवर्स बहुत होते हैं, तो पता नहीं अभी ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है, लास्ट में रोल ओवर्स में पोजीशन कम हो जाए, यू नेवर नो। तो बहुत सारे स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी में, बहुत सारे बैन से निकलने की तैयारी में। नितिन जी, ये बैन में आना जाना इतने सारे स्टॉक्स का इसीलिए हो रहा है कि वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो आधी कर दी थी, क्या अब इसको बढ़ा देने की जरूरत है? नहीं अनिल जी, बैन में तो इसीलिए इतने स्टॉक, क्योंकि मार्केट वाइड लिमिट कम है इसलिए आ रहे हैं, बट
अब जिस तरीके से स्टेबिलिटी आ गई है, मुझे लग रहा है वाइड लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बार बार बैन में आ जा रहे हैं स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं कि अब मार्केट वाइड लिमिट जो घटाई गई थी उसको वापस नॉर्मलाइज कर देनी चाहिए, ताकि एक तरीके से फिर से पोजीशंस बनाई जा सके उसमें। बिल्कुल, अब समय आ गया है जब बैन लिमिट्स को वापस जो कोरोना वॉलेटिलिटी से पहले हुआ करती थी वहां पर लाने की जरूरत पड़ रही है। चलिए देखते हैं, पर कई सारे स्टॉक्स हैं एफएनओ बैन के अंदर और बाहर आते हुए दिख रहे हैं, पर सबसे ज्यादा एक्शन जिन स्टॉक्स में आज रहा है वो है आपके पीएसयू बैंक्स, और इंडेक्स पर भी हमने देखा है कि एक शानदार बढ़त आती हुई दिखी है। किस तरह की ये मूव है और क्या वजह है जो इतनी अच्छी तेजी हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में? कुशल ने रिसर्च तैयार करी है, बताइए कुशल, क्या ट्रेंड निकल के आ रहा है? ट्रेंड तो बहुत ही साफ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों में दीपांशु तेजी देखेंगे तो 12% की तेजी आपको निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी, और ये इस वजह से कि काफी सारे आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और उससे मुझे ये पता चला कि जो आत्मनिर्भर का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया था, सरकार जो है अब उसमें एक नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लाने की तैयारी में और उसको फाइनल टच देने की जो है वह कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं अंदेशा ये लगाया जा रहा है एनालिस्ट और जितने भी बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर घोषित किया जा सकता है, और इसके घोषित होने के बाद आप देखिए तो पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई भी सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर घोषित किया जाता है तो वहां पर पीएसयू कंपनियां जो है वो केवल 4 रह सकती है, उससे ज्यादा पीएसयू कंपनियां नहीं हो सकती है। तो सरकार के पास उसके बाद केवल 2 ऑप्शन रह जाएंगे कि अगर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है, एक तो ये कि हिस्सा बिक्री करे, प्राइवेटाइजेशन करे, और दूसरा बैंक्स मर्जर्स करे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ओवरऑल 2017 में 27 बैंक्स थे और अब पिछले साल जो 10 बैंकों का मर्जर हुआ था उसके बाद अब 12 बैंक रह गए हैं। और मेरे पास इंडिपेंडेंट बैंकों की सूची है अभी जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो काफी सिग्निफिकेंटली हाई है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे ज्यादा करीब 96% जो है सरकार की हिस्सेदारी वहां पर है। साथ ही यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन तमाम बैंकों को आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा स्टेक ऑलरेडी सरकार का है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर घोषित किया जाता है तो इन सब बैंकों में या तो डाइवेस्टमेंट्स हो सकती है और या फिर इनकी मर्जर्स होने की प्रक्रिया भी शुरुआत की जा सकती है। तो ओवरऑल यही शायद वजह है जिस वजह से हमें देखने को मिल रही है कि बैंकिंग सेक्टर में इतनी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो शानदार तेजी आती हुई दिख रही है बैंक सेक्टर में। अविनाश जी, आपसे एक बैंक्स पर सवाल लूंगा, पर उससे पहले 3-20 की स्ट्रैटेजी तैयार है अनिल जी की तरफ से, बिल्कुल बजाते हैं उनके लिए। अनिल जी, शानदार मूव आ रहा है और ग्लोबल बाजारों में भी हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में तेजी और बढ़ गई है। अब 200 अंकों से ज्यादा की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखेगी सर, तो लगभग 1% ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स शानदार ट्रेड है, यूरोप के बाजार 1 से 1.5% ऊपर हैं, तो हर जगह आप देखेंगे सर तो अच्छी ही मूव्स दिख रही हैं। देखिए, पैसा है कि अब आप ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर 10,470 पर, 10,475 का फाइनल टारगेट आ गया। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करें, चाहें तो कॉल्स में कन्वर्ट कर लें, दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शन। 10,500 का कॉल ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें तेजी की पोजीशन। कल भी मैंने यही कहा था कि कॉल ऑप्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉल ऑप्शन में कन्वर्ट करके जाने में क्या आपका सेंस है, और दूसरा ये कि अभी तो ऑप्शंस कोई ऐसे महंगे हैं नहीं कल के लिए, वो कर सकते हैं पहली चीज़। और लेकिन तेजी की पोजीशन को रखिए बरकरार, नो प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है दीप वो ये है बैंक निफ्टी को लेकर। तो बैंक निफ्टी को आपको पता है 22,284, 22,300 का एक और दूसरा टारगेट वो भी आपने देख लिया, और फ्यूचर्स में तो उससे भी ऊपर गया है 22,313। 22,450, 22,500, 600 तक के टारगेट्स और हैं ऊपर के लिए, वो आपके लिए बाद में है। तो या तो चाहें तो आप 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, आप अपनी तेजी की फ्यूचर्स की पोजीशन को कॉल्स में कन्वर्ट कर लें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सिंपल चीज़ें, तेजी की पोजीशन बरकरार रखिए कॉल्स के जरिए, दोनों में खरीदारी बरकरार रखने की राय है। तो आप चाहें तो 10,500 और 22,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जा सकते हैं कल के लिए। जी दीप।
10,500 का कॉल खरीद सकते हैं और 22,500 का कॉल खरीद सकते हैं, जहां तक आपकी राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और आपको याद होगा कल क्लोजिंग पर भी अनिल जी ने सिमिलर राय दी थी और तब कहा था कि 10,400 की कॉल खरीद सकते हैं, 22,000 की कॉल खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी पर। और अगर आपने वो स्ट्रैटेजी फॉलो करी होती तो अच्छे गेन्स आ गए होते दोनों ही ट्रेड्स पर। तो अभी भी अनिल जी कह रहे हैं कि अब आप 10,500 की कॉल खरीद सकते हैं और 22,500 की कॉल खरीद सकते हैं, जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है। सुमित जी के पास चलते हैं, उनके पास एक और सैटेलाइट कॉल तैयार है। बीटीएसटी कॉल, माफ कीजिएगा सुमित जी, बीटीएसटी का बिल्कुल पर जाते हैं सुमित जी के लिए। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, बीटीएसटी है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही है। लास्ट पौन घंटे में सबसे ज्यादा बात बैंकिंग स्टॉक की हुई है और यहाँ पे एक दिग्गज बैंकिंग स्टॉक अभी तक छूट गया है लेना, तो मैं उसको रेकमेंड करना चाहूंगा, कोटक बैंक। कोटक बैंक लास्ट 2 दिन पहले हमने 10 की कमाई में भी दिया था पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए। कोटक बैंक अभी यहाँ से जस्ट मूव देना स्टार्ट हो रहा है। कोटक बैंक कल का हाई ब्रेक कर रहा है, तो कोटक बैंक को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। कोटक बैंक में यहाँ पे खरीदारी करें। इसका चैनल का जो ये पिछले 3 महीने से एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, उसका ब्रेकआउट आएगा जैसे ये 1400 का लेवल ऊपर में क्रॉस करेगा। मेरे को लग रहा है कि ये इसी हफ्ते में 1400 का लेवल तो क्रॉस करेगा ही और ऊपर में हमें 1430 से लेकर 1450 तक के मूव कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो बीटीएसटी के तौर पे 1 से 2 दिनों के तौर पे कोटक बैंक में यहाँ पे खरीदारी करें। कोई भी डिप मिलता है तो फ्रेश बाय का व्यू ले। नीचे में 1340 1350 ये इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है। जो मैंने 10 की कमाई में दिया होगा वो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा, ये ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है तो ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1400 का लेवल क्रॉस करते ही हमें 1425 1450 ये लेवल्स कोटक बैंक में इसी हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। कोटक बैंक, यहां पर आप खरीदारी करिए, ये राय आ रही है सुमित जी की तरफ से, तो नजर रखिए वहां पर। अविनाश जी, इन वैल्यूएशंस पर कोई बैंक जो आपको पसंद आ रहा होगा, आप खरीदारी करना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्मॉल और मिड कैप बैंक्स में भी एक्शन आ रहा है, पीएसयू बैंक्स में भी तेजी आ रही है, उस स्पेस से कोई नाम जो आपको पसंद हो? मुझे लग रहा है कि आई थिंक ऐसे माहौल में जो फ्रंटलाइन रिटेल बैंक्स है वहीं पे एक्शन मेरे ख्याल से करना चाहिए। आई थिंक जैसे पहले जी ने कहा था आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, मुझे लग रहा है कि ये दोनों बैंक्स में अभी भी जो रिस्क रिवॉर्ड है आने वाले 6 से 12 महीने में काफी अच्छा है। छोटे बैंक्स में दिक्कत ये है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जो एसेट क्वालिटी को लेके थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है वो काफी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे निवेश के मौके मुझे लग रहा है शायद पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आपको मिलेंगे। और यहाँ पे क्लियरली जो छोटे बैंक में बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है, यहाँ पे जरूर मौके मिलेंगे, बट मुझे लग रहा है और एट लोअर लेवल्स। तो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली इवन करंट लेवल पे निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज आपको सेकंड हाफ ऑफ FY21 में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कुछ और बैंक्स जो फंडामेंटल बेसिस पर आप जिन पर फोकस कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। बैंक्स में तो अच्छी तेजी आ रही है, पर आज निफ्टी पर जो टॉप गेनर है वहां पर आप नजर डालिए तो आपको एलएनटी लिस्ट में दिखेगा और एलएनटी में एक शानदार अपमूव आई है। बाकी सारे जो इंफ्रा और कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर भी आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं और कुछ बढ़िया ट्रिगर्स आ रहे हैं इस स्पेस के लिए जो आगे जाकर भी यहां पर आपको एक्शन दिखा सकते हैं। क्या है वो ट्रिगर्स, क्या है खबरें? रिसर्च तैयार की है संदीप ने। संदीप बताएं क्या निकल के आ रहा है? देखिए दीप, एंटी चाइना या चाइना को बॉयकॉट या चाइनीज कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, ऑर्डर्स जीतती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उसका जो फायदा है, आप देखिए जो घरेलू इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन या कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनीज हैं उनमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। दरअसल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जो चीनी कंपनियां उनकी जो मौजूदगी है उनमें कहीं ना कहीं सरकार अब काफ़ी सख्ती यहाँ पे अपनाती हुई दिख रही है। खासतौर पे जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर पे LAC पे जो एक स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद से आप देखिए काफ़ी सारे ऐसे नियम हैं जिसके ऊपर सरकार काफ़ी सख्त, काफ़ी कड़ाई करती हुई दिख रही है। और ख़ास तौर पे जो फोकस बदलने से जो घरेलू दिग्गज EPC कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। एक तो इनको प्राथमिकता मिलेगी जब निजी ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, जहाँ तक बात है। और दूसरी बात ये भी है कुछ नए ऐसे क्लॉजेस लाने की बातचीत भी की जा रही है जिसमें ऐसे देश जहां पे अगर भारतीय कंपनी जाके बिड करती हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उनको रोका जाता है, तो वहां से जो कंपनियां भारत में आगे प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग करती हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक रोक लगाई जा सकती है। एक स्पेशल क्लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे बिडिंग यानी कि जो बोलियां हैं मंगाई जाएंगी तब होता हुआ दिखेगा। आप वैसे भी देखिए पिछले एक हफ्ते में माहौल काफ़ी ज़्यादा बदला है जब से स्टैंड ऑफ हुआ है। 3 बड़े ऐसे ऑर्डर्स रद्द हुए हैं जहाँ पे चीनी कंपनियों ने वो ऑर्डर जीते थे, करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स थे पावर, रेलवे और मेट्रो साइड के। और अब अगर आप देखें
करीब 75,000 करोड़ के, $10 बिलियन के आसपास के कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि खासतौर पे मेट्रो स्पेस से ही हैं, जो कि पाइपलाइन में है। और माना यह जा रहा है कि वो जो इंफ्रा और कैपिटल गुड स्पेस की कंपनीज हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आ सकते हैं, जब वैसे ही हम स्लो डाउन में बैठे हैं। और ये जो कंपनियां हैं अपने हाई से अगर आप देखें तो करीब 30 से 60% नीचे आपको नजर आ रही हैं। तो एक परफेक्ट सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जहां तक घरेलू कंपनियों की बात है, चाहे इंफ्रा या कैपिटल गुड्स या तो फिर कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनियां हैं। लिस्ट आपके सामने है जिसमें मैंने जो नाम बताए, जो एक बताया कि 30 से 60% करेक्ट हो, उसमें BHEL है, L&T, BEL, BEML, सीमेंस, कमिंस, ये कुछ बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा NCC भी है जिनके हाथ हो सकता है कि आने वाले समय में बड़े ऑर्डर्स हाथ लग सकते हैं। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। और हम देख रहे हैं इंफ्रा और कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी एक शानदार आप मूव आते हुए देख रहे हैं। थोड़ी ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि अच्छी मूव्स और बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब 10,500 के करीब आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है और 600 अंकों की तेजी के साथ 22,300 पर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। तो एक बार इंटरडे दिखा देते हैं आपको, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही अच्छी मूव्स आ रही हैं इंडेक्स लेवल पर। और आप देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्लोजिंग की तरफ डेज हाई पर क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए आपको दिख रहे हैं बाजार। और 6 मार्च के बाद सबसे बेहतरीन क्लोजिंग होने वाली है बाजारों की, तो वो भी एक शानदार चीज है जहां पर नजर रखनी चाहिए। 600 अंकों की मूव अब आपको आती हुई दिख रही है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अनिल जी ने जब कल के 2000 कहा था तो स्ट्रैटेजी के बेसिस पर कहा भी था कि इंट्राडे लेवल पर 22,150 और 22,200 के आप टारगेट्स रखिए और पोजिशनल लेवल्स पर 22,300 और 22,400 के टारगेट्स लगिए। तो पोजिशनल लेवल के पहले टारगेट को आप कह सकते हैं हिट हो गया, या फिर जो टारगेट्स दिए थे वहां से फिर तीसरा टारगेट आपको आता हुआ दिख रहा है। तो एक शानदार मूव के साथ निफ्टी बैंक पर आप नजर रखिए। अब 22,300 के पार गया, देखते हैं कि इसके ऊपर की क्लोजिंग आती हुई दिखती है नहीं या नहीं। बट 6 मार्च के बाद सबसे बेहतरीन क्लोजिंग होने वाली है बाजार की, और उस समय बाजार गिर रहे थे, अब आप देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी चल रही है। तो शानदार मूव आ रही है। सेंसेक्स भी 35,500 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। कहां से आया है आज के बाजार में पार्टिसिपेशन, आपको जल्दी से बता देते हैं। निफ्टी स्टॉक्स की अगर बात करें तो जैसे कि संदीप बात भी कर रहे थे, L&T शानदार मूव आई है 6.5% की। बट क्लोजिंग लेवल्स पर आप देखिए बजाज फाइनेंस में एक बेहतरीन स्पाइक आया है। 8% की तेजी के साथ बजाज फाइनेंस बंद होते हुए दिख रहा है। 3,000 के पार गया है बजाज फाइनेंस। साथ ही इंडसइंड बैंक काफी एक्टिव रहा है आज पूरे दिन, 6.5% की तेजी वहां पर आई है। एक्सिस, ICICI, कोटक, SBI, इन सभी बैंक्स में आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। इसके अलावा NTPC, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, भारतीय इंफ्राटेल, UPL, M&M, अल्ट्राटेक, जी एंटरटेनमेंट, HUL, नेस्ले, साथ ही बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, नतीजों से पहले एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। सिर्फ 4 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज हल्की सी गिरावट, 1.5% नीचे था। भारतीय एयरटेल एकदम सपाट, 0.5% नीचे। वेदांता और मारुति सुजुकी, यहां पर आपने ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा। हालांकि मारुति की स्टार्टिंग में अच्छी शुरुआत हुई थी, वहां से फिर थोड़ी गिरावट आती हुई देखी आपने। इसके अलावा अगर आप वायदा कारोबार में देखें तो बंधन बैंक 10% का अपर सर्किट लगाने के बाद अब 15% का अपर सर्किट स्टॉक पे आपने लगते हुए देखा है। 15% की तेजी के साथ बंधन बंद हो रहा है। जस्ट डायल 8% ऊपर। इन्फो एज नतीजों के बाद बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन, 6.5% की तेजी इस स्टॉक पर। DLF यहां पर कॉल्स भी आए हैं आपके लिए कई सारे। साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेस, यहां पर जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी दी है इनके फार्मा बिजनेस को लेकर, वहां पर शानदार तेजी रही। फेडरल बैंक, अनिल जी की बर्थडे पिक, वहां पर भी लगभग सारे टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं आपको। जुबलेंट फूड, यहां से बेहतरीन तेजी आई है, 4.5% ऊपर। नैल्को, पंजाब नेशनल बैंक, सेल, BHEL, डाबर, अशोक लेलैंड, श्री सीमेंट, साथ ही NCC, SRF, GMR इंफ्रा, ACC, अल्ट्राटेक, BEL, नेस्ले, NIT टेक और मैरिको, यहां पर भी मूव्स शानदार आती हुई दिखी हैं। मदरसन सुमी 2.5% की तेजी यहां पर। टाटा कंज्यूमर, अदानी एंटरप्राइजेस और बायोकॉन ये भी एक्टिव रहे। ग्लेनमार्क कल की शानदार तेजी के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन, 6.5% नीचे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहां पर आपने 3.5% की गिरावट। मुथूट और मन्नापुरम, जैसे कि हमने आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च में आज बताया था 10 बजे की, जिस तरह से PSU बैंक से स्पेस में, गोल्ड लोन की स्पेस में आ रहे हैं, इनको प्रेशर पड़ सकता है और वहां पर मुनाफा वसूली देखी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, हालांकि ज्यादातर रियल एस्टेट स्टॉक्स एक्टिव थे, इसने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक्विटास और पेट्रोनेट, यहां पर भी आपने हल्की सी गिरावट देखी है। बट अनिल जी, शानदार डे रहा ट्रेड का। आज आपने कहा भी था कि अगर वीकनेस मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे लेवल्स पर शुरुआत हुई, आपके बैंक निफ्टी के टारगेट्स एक बार फिर से आए तो बधाई सर। और 600 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है और हाईएस्ट क्लोजिंग है 6 मार्च के बाद बाजारों के लिए सर। बिल्कुल, और दीप इसलिए पूरे कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ सुबह 7 बजे भी कहा, 8 बजे भी कहा और दिन भर भी कहा और लास्ट
2:30 बजे भी आपको कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार मत कीजिए। बहुत कम ऐसा होता है जब मैं कहता हूँ कि तुरंत ले लीजिए, वेट मत करिए, इंतज़ार करेंगे रह जाएंगे। आराम से कम 250 पॉइंट तो वहाँ से मिले ही हैं आपको। मेरे ख्याल से 22,050-75 के आसपास भी अगर आपकी एंट्री हुई है तो 22,322 स्पॉट लेवल पर फ्यूचर्स तो उससे भी ऊपर निकले हैं 22,360, तो लगभग 300-350 पॉइंट की तेज़ी मिल गई। और क्या चाहिए, तो बहुत बढ़िया अच्छा ट्रेडिंग सेशन जहाँ पर कहीं किसी को कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। मजबूती के साथ बाजार बढ़ रहे हैं और डेटा साफ तौर पर ये कह रहा है कि एक्सपायरी तक रुकने वाले हैं नहीं। खबर का पता नहीं, अगर कुछ आए तो वो हमें मालूम नहीं। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मैं इसलिए कहता हूँ दीप, अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर ना, और अगर सोचिए सुबह सुबह जो व्हाइट हाउस वाले भाई साहब का जो स्टेटमेंट आया था, अगर वही स्टेटमेंट रहता और उसके बाद ट्रम्प साहब का तुरंत ट्वीट नहीं आता और आप 100-150 पॉइंट अगर नीचे खुल जाते हैं निफ्टी पे, 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी पर नीचे खुल जाते, तो कल रात को कल बंद होते वक्त पूरा शाम को रात को डाउ देखने के बाद सुबह उठने के बाद भी किसी ने नहीं सोचा कि इतना भी ख़राब कभी खुल सकते हैं। अचानक से एक स्टेटमेंट कैसे मूड बदल देता है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप अच्छा सोचो कि होगा अच्छा, हमारे साथ में सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन तैयारी और रिस्क मैनेजमेंट आपका ख़राब कर रखना जरूरी। नहीं रखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी मामला। अगर आपने वो तैयारी नहीं रखी और गलती से अगर सोचिए वहीं खुल जाता स्टेटमेंट, ट्रम्प साहब थोड़ा घंटे 1.5 घंटे बाद देते तो क्या करते फिर आप। तो पॉइंट ये है कि आप पोजीशन जो भी ओवरनाइट रखें उसमें आप साफ तौर पर ये ध्यान में रखें भाई कि मुझे रिस्क कितनी लेनी है। अगर भगवान न करे कुछ उल्टा हो जाए, मेरी सोच के विपरीत बाजार हो, तो मेरी रिस्क कितनी मुझे रखनी है, वो रिस्क का असेसमेंट ओवरनाइट रखना ज़रूरी है। खबरें कभी भी किसी भी तरह की अच्छी या बुरी आ सकती है। आप शॉर्ट है तो अच्छी भी आ सकती है, लॉन्ग है तो बुरी भी आ सकती है। ये रिस्क असेसमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसा बीच में उस दिन 1870 पॉइंट कैसे गिरा था डाउ, किसी को आइडिया नहीं था इतना गिर जाएगा। 600 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, बंद हुए 1800-1900 पॉइंट नीचे जाके। तो ये कभी कभार हो सकता है ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो वो सावधानी रखकर आप ट्रेड करें, क्योंकि खबरों का किसी को पता नहीं, डेटा का हमको पता है। डेटा मजबूत है, टेंशन की कोई बात है नहीं। 159 अंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी तेजी के साथ। आइए बाजार बंद होने के बाद का खास शो 6 बजे का, आपकी खबर आपका फायदा, आपके सामने बता दूं मैं क्या करने वाले हैं हम। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ा 4,40,000 को पार कर चुका है अब तक, और हालात बड़े ख़राब हैं। हॉस्पिटल्स में लोगों को बेड मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और मुंबई में एम्बुलेंस के जरिए गरीजों जो मरीज हैं उनका इलाज घरों में ही करने की सुविधा शुरू की जा रही है कि आपका इलाज घर पर ही कर ले। अस्पताल आपको न जाना पड़े, जाए वहाँ बिस्तर मिले ना मिले, बेड मिले ना मिले, तो हौसला आपके यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन सवाल ये कि इसे सोच तो अच्छी है, लेकिन वाकई में इसको हकीकत में उतारे कैसे, क्या ऐसा कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा करना कारगर साबित होगा। इसी पर हमारा आज शाम का खास शो देखिए, आपकी खबर आपका फ़ायदा में। अब घर आएगा अस्पताल, तो कोरोना के मरीजों के लिए हॉस्पिटल अब घर पर ही। ये है खास शो आज शाम का 6 बजे का, मिस मत करिएगा। ओके, अब आइए अपने शो क्लोजिंग पर। क्लोजिंग में फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है, जी हाँ, 10,471 डे हाई के आसपास, 159 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी पर 22,264, थोड़ा सा अपने हाई से नीचे, फिर भी 556 पॉइंट ऊपर हैं। और सेंसेक्स में हम 519 पॉइंट ऊपर बंद हुए, 35,430। 11 मार्च के बाद के हाईएस्ट क्लोजिंग है आज के। इस बेहतरीन क्लोजिंग को नितिन जी कैसे देखते हैं आप? कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है? देखिए अनिल जी, एकदम बिल्कुल हाई पे क्लोजिंग है, तो मुझे लग रहा है कल पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए। और बैंक निफ्टी 22,360 पे फ्यूचर्स क्लोज है, तो 22,500 के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए। बट एक डेटा अनिल जी मुझे अभी दिखा है कि 22,500 में की जो कॉल ऑप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट लास्ट में नहीं आ रहा था। तो कल एक बार देखना होगा ओपनिंग के बाद कैसे डेटा पैन आउट होता है। बट क्लोजिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसके बाद हमें देखना होगा किस तरीके से फॉलो ऑन बाइंग आती है। 10,500 का एक रेसिस्टेंस लेवल है और 22,500 का बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस लेवल है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त साफ तौर पर निफ्टी बैंक पर। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है।
कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब आपका शुक्रिया, नितिन जी और सुमित जी का धन्यवाद, अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे साफ तौर पर। तो आज के सेशन में एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन एक तरह से कह सकते हैं। जो कुछ 23 मार्च से करेक्शन हमने लो बनाया, वहाँ से जो हमने रिकवरी दी, उस रिकवरी के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर आज बंद हुए हैं। तो बाजार में मजबूत मोमेंटम बरकरार है। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।